डिप्लोमा की शिक्षा प्राप्त की है। और डॉक्टर श्रीमाली जी अभी हाल ही में सभी को मालूम होगा कि भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उपसंस्थान मुंबई से सहायक निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। और डॉक्टर श्रीमाली मूलतः जाने माने व्यंगकार हैं। मैंने कई कार्यक्रमों में उनको देखा है, कई मंचों पर उनको देखा भी है व्यक्तिगत रूप से, और देश के सुप्रसिद्ध शालीन मंच संचालकों में उनकी गिनती होती है। और लगभग करीबन 500 कार्यक्रमों का संचालन वे देश भर में कर चुके हैं, 500 से ऊपर ही होंगे अब तक। श्री कुमार विश्वास जी, पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, पद्मश्री डॉक्टर अशोक चक्रधर जी, फिल्म कलाकार आशुतोष राणा जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, शायर राहत इंदौरी जी आदि श्रेष्ठ कवियों, कलाकारों और शायरों के कार्यक्रमों का वे सफलतापूर्वक संचालन भी कर चुके हैं। कई कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति रहती है और आपने कई मंचों पर यूनिकोड, हिंदी भाषा की वर्तनी, हिंदी भाषा का व्याकरण आदि कई कार्यान्वयन विषयों पर सारगर्भित व्याख्यान भी दिए हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त डॉक्टर श्रीमाली जी के विभिन्न समाचार पत्रों, राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं, लेख आदि समय समय पर प्रकाशित होते रहते हैं। इवन हमारे यहाँ पुणे में जो आज का आनंद निकलता है उसमें नियमित रूप से उनके लेख छपते रहते हैं। यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ उनको। पुणे मुंबई का एक पेपर है, उसमें तो हमेशा आते रहते हैं, लेकिन आज का आनंद की बात करूं मैं यहाँ जो पुणे में है उसमें हमेशा नियमित रूप से उनके लेख प्रकाशित होते हैं। और इसके अलावा दूरदर्शन, रेडियो आदि से भी आपकी रचना प्रकाशित होती रहती हैं, प्रसारित होती हैं। और कई पुस्तकों के लेखक डॉक्टर श्रीमाली जी मुंबई की लगभग 12 साहित्यिक संस्थाओं में पदाधिकारी हैं, यानी 12 साहित्यिक संस्थाओं से वो जुड़े हुए हैं। और आपकी हिंदी व्याकरण पर 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। वर्तमान में आप पठन पाठन लेखन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। सर, आपको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसी तरह से कार्य करते रहें, स्वस्थ रहें और अपनी सारी जो गतिविधियां हैं उनमें व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा सर। सर का परिचय तो जितना दिया जाए उतना कम है। और सर बिल्कुल। और चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ और मैं सीधे सर अनंत सर को आमंत्रित करता हूँ कि सर वो मंच आए और मंच को संभालें और अपने ज्ञान से हम सभी को लाभान्वित करें। सर अनंत सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वर्मा जी से कहूँगा स्लाइड वही चलाएं, क्योंकि मैं अपना ध्यान पूरा इधर ही रखूं। अपने व्याख्यान को शुरू करूं उसके पहले मैं सबसे पहले आदरणीय श्री मुनीन्द्र मिश्रा जी जो संयोजक है राजभाषा परिवार के, मैं उनका बहुत आभारी हूं कि जो मुझे आज यहाँ पर राजभाषा परिवार में कुछ बोलने का मौका मिला। ये मेरे लिए किसी राष्ट्रपति पुरस्कार से कम नहीं है। क्या बात है सर। जी 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 सर, मैं यही कह रहा था कि राजभाषा परिवार की हमारी यही पहचान है कि हर कोई इससे जुड़ना चाहता है। जी जी बिल्कुल। मैं इसके पहले व्याख्यान सुन चुका हूँ तो बहुत अच्छा लगा। और डॉक्टर राजीव रावत साहब जो खड़गपुर से, मैं और इस कार्यक्रम के लिए जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं आरपी वर्मा जी का भी बहुत आभारी हूँ। हमारे सुनील भूटानी जी को तो मैं देख ही रहा हूँ यहाँ पर। जी जी। और मुनीन्द्र मिश्रा जी का आशीर्वाद वगैरह मुझे मिलता रहता है। और मैं चाहूंगा कि आज के इस डॉक्टर प्रशांत गुप्ता जी से भी मैं परिचित हूँ, उनको भी मैं नमस्कार करना चाहूंगा। और अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं कि मुझे जो विषय दिया गया है वो दिया गया है व्याकरण और वर्तनी, और जो समय मिला है 50 मिनट का है। मैं व्याकरण का जो एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है वर्तनी, उस पर मैं आज बातचीत करना चाहूंगा। तो आप सबसे अनुमति है चाहता हूं मैं। बिल्कुल कीजिए सर। तो आज मैं व्याकरण में जो वर्तनी है, वर्तनी में के अंतर्गत जितनी बिंदियां लगती है उन बिंदियों पर मैं आज आपसे बातचीत करना चाहूंगा, क्योंकि इस पर हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, अच्छे अच्छे लोग गलतियां करते हैं। तो आज विभिन्न प्रकार की जो बिंदियां हमारे शब्दों में किस तरह से लिखती है उन पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्तनी क्या है। वर्तनी को हम स्पेलिंग, अक्षरी, अक्षर विन्यास, गुजराती में जोड़नी कहते हैं और उर्दू में हिज्जे आदि कहते हैं। इस शब्दों का वर्ण क्रम, ध्वनि क्रम
जिनसे शब्द रचना बनती है उसे हम वर्तनी कह सकते हैं। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो अक्षरों के क्रम को व्याकरण के नियमानुसार यथा स्थान पर लिखना ही वर्तनी कहलाता है। ये उसकी परिभाषा है। या अक्षरों का उपयुक्त क्रम जिनसे सही वाक्य संरचना बनती हो उसे हम वर्तनी कहते हैं। तो आगे बढ़े हम लोग। वर्तनी को आमतौर पर मैं राजभाषा विभाग से 30 वर्षों से पठन पाठन से जुड़ा रहा। मैं 1 मिनट और ले लूं, हमारे बीच में उदय कुमार सिंह भी जुड़े हैं जो गेल के राजभाषा प्रमुख है और हिंदी के बहुत कट्टर समर्थक है। आज मैंने निवेदन किया कि वे जरूर जुड़े, तो उदय कुमार सिंह जी भी हमारे बीच में है। मैं अपने विषय पर आता हूँ। वर्तनी को बहुत ही हल्के ढंग से लिया जाता है, जबकि इसको सही तरीके से लिखना बहुत आवश्यक है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब इधर की मात्रा उधर हो गई, ह्रस्व दीर्घ की, तो क्या फर्क पड़ता है? मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा कि जैसे दिन और दीन, कुल कुल, ग्रह गृह, हंस और हंस, यदि मान लो हम इनमें चंद्र बिंदु और अनुस्वार का अंतर नहीं रखेंगे तो अर्थ ही बदल रहा है, और अर्थ का बल्कि अनर्थ भी हो सकता है। मुझसे किसी ने एक बार कक्षा में पूछा था, साहब अनर्थ कैसे हो सकता है? अब चूंकि वो अंग्रेजी दांत है तो मैंने उनसे कहा कि अंग्रेजी का एक शब्द है पार्ट पेमेंट। अब इसका हिंदी अनुवाद जो होगा वो आंशिक भुगतान होगा। अब कई लोग अनुस्वार लगाते ही नहीं तो वो आंशिक शब्द आशिक बन जाता है। तो फिर मैंने कहा कि अर्थ तो बदल गया। अखबारों की बात करें, एक वाक्य हम अक्सर कई जगहों पे पढ़ते हैं, ईमानदार बने, गांधी जी ने कहा था सच्चरित्र बने। हम अखबारों में पढ़ते हैं कि रक्षक ही भक्षक बने। अब यहाँ पर बने पर जो बिंदी का प्रयोग कितना भयानक है और उसका अर्थ क्या निकल रहा, हम इसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते। मैं 1 मिनट और लूंगा। आदरणीय डॉक्टर वरुण कुमार जी जो निदेशक केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार। आप जारी रखें आप जी। मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा था कि ये बिंदी लगाने के बारे में हमेशा हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए, विशेष करके नई पीढ़ी और विद्यार्थियों को इसके बारे में बताते रहना चाहिए। अन्यथा सही वर्तनी जो है वो किसी दिन सरस्वती नदी की तरह एक दिन लुप्त हो जाएगी। हमें इसके बारे में बहुत जागरूक रहना है। अब मैं सिलसिलेवार की कहाँ हमसे गलतियां होती है। सबसे ज्यादा गलतियां हमारे यहाँ होती है ड और ढ के नीचे बिंदी लगाने के बारे में। मराठी में तो ये लगाते ही नहीं है, लेकिन उच्चारण बिल्कुल सही करते हैं। वो सड़क लिखेंगे लेकिन ड पे बिंदी नहीं लगाएंगे और पढ़ेंगे सड़क। चलो वो तो मराठी की बात हो गई, लेकिन हिंदी में भी इन बिंदियों के बारे में प्रायः त्रुटियां होती रहती। मैं आपसे निवेदन करना चाहूं कि ड अक्षर हमारी वर्णमाला के तीसरे वर्ग का तीसरा अक्षर है, और ऐसा ही एक अक्षर है इससे मिलता जुलता जिसके नीचे बिंदी है ड, जिसका उच्चारण ही बिल्कुल अलग है ड। इसी गोत्र का एक और अक्षर है ढ, जो तीसरे अक्षर का चौथा अक्षर है। तो आज हम लोग इसी पर बातचीत करेंगे। तो ये जो है ड, ढ़, ढ और ढ़, ये ट वर्गीय घोष ध्वनियों के 2 रूप हैं। इसको हम किसी का माइक चालू है, मेरा निवेदन है कि सब लोग अपना माइक म्यूट कर लें, है ना। सब लोग अपना माइक म्यूट कर लें तो मैं ज्यादा एकाग्रता से पढ़ा सकूंगा, बता सकूंगा। पढ़ाने की क्या बात है। जी 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 जी। किसी के यहाँ टीवी चल रहा है, टीवी हाँ म्यूट कर लें, सबसे निवेदन है। ये जो अक्षर है जी जी, या वर्मा जी उनको म्यूट कर दें, है ना। ये जो है हमारे ट वर्गीय घोष ध्वनियों के 2 रूप हैं, स्पर्श और उत्क्षिप्त। केवल बहुत आवाज आ रही है।
साथियों, हम आपसे अनुरोध है कि आप अपना अपना माइक बंद कर लें। यदि किसी का माइक ऑन है। मैं देख नहीं पा रहा हूँ किसका माइक ऑन है यहाँ पे। जरा देखना। ये ऑनलाइन के आप भी ऑफ कर लीजिए अपनी आवाज। राजेंद्र जी, आप भी अपनी आवाज ऑफ कर लीजिए। राजेंद्र जी, आपकी आवाज भी बंद कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ, अब मेरे अंदाज से ठीक है। हाँ जी, तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं कि ये जो ट और ड हमारे यहाँ प्राय ये ट वर्गीय घोष ध्वनियों के दो रूप हैं, स्पर्श और उत्क्षिप्त। केवल स्पर्श वाले अक्षर ड या ढ के नीचे हम लोग अधोबिंदु नहीं लगाते हैं, मतलब इनमें बस एक बिंदु का अंतर है, जबकि ध्वनि में बड़ा अंतर है। अंग्रेजी वाले इसे ड को आर या डी और ढ को आर एच और ढ को डी एच और ढ को आर एच की ध्वनि बोलते हैं। इस तरह उनका अपना एक तरीका है बोलने का, लेकिन ड और ढ का उच्चारण हम साधारण तरीके से करते हैं, स्पर्श तरीके से करते हैं, जबकि ढ और ढ़ का उच्चारण जिह्वा का जो हमारी जुबान है, जुबान उसका अग्र भाग उल्टा करके मूर्धा में लगाने से होता है। जब ढ या ढ अक्षर किसी शब्द के मध्य या अंत में आते हैं तब इस तरह के उच्चारण हेतु इसके नीचे बिंदी लगाई जाती है। याद रखें, बीच में किसी शब्द के बीच में और अंत में यदि ड या ढ आ जाए तो उनके नीचे हम अधो बिंदु लगाते हैं। तो इस बिंदी के लगाने या न लगाने से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सब अर्थ का अनर्थ कैसे हो सकता है, तो मैंने उनके लिए मैं अक्सर उदाहरण देता रहता हूं कि जैसे आपने बिंदी नहीं लगाई तो मोड बन गया, अंग्रेजी का मोड बन गया, और अभी यदि बिंदी लगा दी तो हमारा हिंदी का एक मोड़ आ गया। ये था फिल्म में एक मोड़ आया, या पेड़ अंग्रेजी का शब्द बन गया पेड़, और बिंदी लगा दी तो पेड़ हो गया। ऐसे कई सारे शब्द हैं, इसलिए इसको हमको बहुत सावधानी से बल्कि नियमानुसार हमको इसको लगाना चाहिए। अब इनके में थोड़े से सामान्य नियम है, उन सामान्य नियमों पर बातचीत करूंगा। जैसे पहला मैंने अभी आपसे निवेदन किया था कि यदि किसी शब्द की शुरुआत ड या ढ अक्षर से हो तो उसके नीचे हम अधो बिंदु नहीं लगाते हैं, परंतु यही ड या ढ अक्षर किसी शब्द के मध्य या अंत में आए तो हम नीचे बिंदी लगाते हैं। जैसे डाली और सड़क, ढाल और कढ़ाई, डमरू और घड़ी, ढोलक लेकिन पढ़ाई, डाकू लेकिन खिचड़ी, ढक्कन लेकिन चढ़, और डोली लेकिन पापड़, और ढपली और बड़। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिनमें हमने देखा अभी है ना कि शुरुआत में नहीं लग रहे हैं, बाद में लग रहे हैं। अब दूसरा नियम इसका यह रहता है, नियम कि संयुक्ताक्षर होने या ड या ढ के दोहरा होने पर, रिपीट हो रहे हैं वो अक्षर ड या ढ, जिसे हम व्याकरण में द्वित्व या द्विस्पृष्ट कहते हैं, या दीर्घ स्वर आने पर। हाँ एक मिनट, एक हाँ ये कोई शिवा मालवी है, उनका माइक चालू है। हाँ बहुत अच्छा, बंद हो। यदि हम लोग दीर्घ स्वर आने पर, रस स्वर आने के बाद अनुनासिक व्यंजन आ जाए तो ड ढ के नीचे हम अधो नहीं लगते हैं। याद रखें, जैसे रिपीट ड ढ, अनुनासिक व्यंजन आ जाए के बाद, जैसे उदाहरण डी, बुड्ढा, लड्डू, खड्डा, या इस तरह के सारे शब्द हैं, इनको नहीं आना चाहिए। तीसरा अपना यह है कि यदि ड या ढ के पहले कोई उपसर्ग आ जाए तो ड ढ के नीचे हिंदी लगाते। उदाहरण दिए निकाल, उधार, सुडौल, बेडौल, उर्दू का बेडब। तो ऐसे शब्दों में हम लोग बीच में आने के बावजूद, मतलब में आने के बावजूद नहीं लगा। चौथा यह है कि ड या ढ के पहले इन अक्षरों मध्य में हो, लेकिन उसके पहले अनुस्वार हो, हम उसमें बिंदी नहीं। सर आवाज साफ नहीं आ रही आपकी।
श्रीमाली जी वीडियो ऑफ करके बोलिए, वीडियो आप ऑफ करके बोलिए। आपका आवाज बंद है, आवाज बंद है श्रीमाली जी आपकी। वो अब आ रही होगी आवाज आपको? हाँ अब ठीक आ रही है। तो चौथे नियम की तरफ बढ़े हम इसके। जी 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 जी। तो चौथा नियम हमारा ये था कि यदि ड या ढ के पहले अनुस्वार आ जाए तो भले ही ड या ढ शब्द के अंत में हो या मध्य में हो तो भी हम उसमें बिंदी नहीं लगाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अंडा, डंडा, झंडा, पंडा, कंडा, पंडित, आडंबर, विडंबना, इन सब के पहले एक स्वर आ गया है। स्वर पहले भी आया है, उसके ऊपर भी आ गया। जैसे विडंबना और आडंबर शब्द हमारे ऐसे उसके ऊपर ही बिंदी हम लगा रहे हैं, तो इनमें हम बिंदी नहीं लगाते हैं, भले ही अंत में हो या मध्य में हो। हालांकि पंचमाक्षर के अंतर्गत ये शब्द अंडा, झंडा, कंडा, पंडा, पंडित जो लिखे हैं इनके ये वाले रूप प्रचलित है, मैंने थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहा। इसी तरह दीर्घ स्वर के बाद अनुनासिक व्यंजन के संयोग से दोनों मतलब स्वर भी हो और अनुनासिक का उच्चारण हो रहा हो तो भी हम इसके नीचे बिंदी नहीं लगाते हैं। जैसे शब्द है खांड, मूंडना, सांड आदि, ऐसे शब्दों में चंद्र बिंदु भी आ गई है तो हम उसके बाद नहीं लगाते हैं बिंदी। पांचवा नियम हमारा ये था कि अंग्रेजी के या अन्य भाषा के आगत शब्दों के नीचे हम अधो बिंदु का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे रेडियो है, परेड है, सोडा है, इडली है, कैलेंडर है, लिमिटेड है, या डालडा है, या रोड शब्द है। इनमें हमारे नियम हिंदी के लागू नहीं होते हैं क्योंकि ये सब अंग्रेजी के या अन्य भाषाओं से आए हुए शब्द हैं। छठवां नियम हमारा यह है कि जब दो शब्दों को मिलाकर हम समास बनाते हैं तब ऐसे शब्दों के नीचे भी हम अधो बिंदु नहीं लगाते हैं। दो उदाहरण मैंने देने की कोशिश की है। एक शब्द है डमडम और एक है शब्द डिलडॉल। ये शब्द समास दो शब्दों को मिलाकर हमने बनाए, तो इनमें भी जो बीच में ड आ गया है उनमें हम बिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। अब हमारा सातवां नियम इस तरह का है कि ड या ढ अक्षर यदि अकेला आ जाए तो भी उसके नीचे हम अधो बिंदु या बिंदी नहीं लगाते हैं। जैसे शब्द बनता है खड्ग या धनाढ्य या षड्यंत्र, इसमें ड का आधा उच्चारण है, इनमें भी हम लोग इसका बिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। हालांकि वो शब्द बीच में आए, अक्षर बीच में आए और हमारा शुरू का नियम था कि बीच में और अंत में आए तो उनमें हमको लगाना चाहिए, लेकिन ऐसे शब्दों में हम नहीं लगाते हैं। और हमारे यहाँ ये आखिरी और अंतिम नियम है इसका। किसी का माइक चालू है। हिंदी में भी संक्षिप्त शब्दों का चलन है, ये इनमें भी यदि ड या ढ आए तो भी नीचे बिंदी हम नहीं लगाते हैं। जैसे एड्स शब्द है, म्हाडा है, महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, या टाडा है, आतंकवादी विरोधी निरोधक कानून, या आदि ऐसे शब्द हैं जो संक्षिप्त हैं, इनमें यदि ड आ जाता है तो हम उसमें बिंदी नहीं लगाते। तो अभी ये हमने जो देखा ड या ढ के नीचे बिंदु लगाने का नियम, लगाने के नियम हमने देखे। अब हम जो बातचीत करेंगे अनुस्वार पर बातचीत करेंगे। अनुस्वार के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करूं। इस चिन्ह को शीर्षोपरि बिंदु भी कहते हैं और इसी गोत्र का एक चिन्ह है जिसे हम अनुनासिक कहते हैं। चंद्र बिंदी के नाम से इसे जाना जाता है आमतौर पर। हालांकि कुछ विद्वान इसे व्यंजन ध्वनि भी कहते हैं। ये 5 वर्णों क, च, ट, त, प के स्थान पर ये जो हमारे पंचमाक्षर हैं, ये य, ड, न, म, ण आदि के स्थानों पर ये लगती है। तो इस पर अब हम अनुस्वार पर बातचीत करेंगे। अनुस्वार का मतलब क्या है? अनुस्वार वो है जो स्वर का अनुसरण करता है या करती है। बिंदी है मतलब जो स्वर का अनुसरण करती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो, जैसे मैंने उदाहरण देने की कोशिश की, गंगा, चंचल, संत, पंप, नंद, अंडा आदि। यही कारण है कि हम कुछ शब्दों के 2 रूप देखते हैं। जैसे मुंबई के 2 रूप हैं, संबंध के 2 रूप हैं, हिंदी के हैं, आदि पर आदि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, लेकिन इनके मानक रूप जो है वो गंगा, चंचल, मुंबई, संबंध, हिंदी ही है। तो ये जो है अनुस्वार का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। आगे बढ़े, हम लोग अगले पर चर्चा करें।
आजकल मैंने देखा है अधिकांश लोगों को चंद्र बिंदी तो कोई लगाते ही नहीं। अच्छी अच्छी पत्र पत्रिकाएं अखबार जो हैं ये चंद्र बिंदी का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे चंद्र बिंदी जब खत्म हो जाएगी चंद्र बिंदु, तो हमको किसी दिन किसी म्यूजियम में जाके देखना पड़ेगा कि ये चंद्र बिंदु था। बहुत मुश्किल हुआ तब हमें इसे देखना। उसके स्थान पर हम बिंदी लगाकर ही काम चला रहे हैं। संभवतः इसका कारण ये है कि इसे लगाने की जानकारी का अभाव है या लापरवाही कह सकते हैं, परंतु इसके गलत लगाने से अर्थ बदल जाता है। आवाज कट हो रही है। आवाज कट हो रही है, तो फिर मैं इसको लगा के देखता हूँ और फिर से एक बार, है ना। हाँ सर, सुनाई नहीं दे रहा है। थोड़ा आवाज स्लो भी है, मेरे को फोन आ रहा है सर, थोड़ा आवाज। हाँ, इसके साथ बोलिए, शायद तेज आए। मैं इसके साथ बोलने की कोशिश करता हूँ। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकंड। तो शायद इससे पहले ज्यादा अच्छी आवाज आ रही थी, तो मैं इससे लगाने की कोशिश करता हूँ। एक सेकंड। हाँ जी, अब आ रही है आवाज आपको? हाँ, बहुत बढ़िया। जी जी, धन्यवाद। मैं आपसे निवेदन ये कह रहा हूं कि अनुस्वार और चंद्र बिंदी के लगाने या नहीं लगाने या गलत स्थान पे लगा देने से भी अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे एक वाक्य, बहुत प्रचलित वाक्य है, हंस हंस रहा है। अब अनुस्वार वाला तो पक्षी है और चंद्र बिंदी वाला अनुनासिक है। हंस जो है वो क्रिया है हंसने की, इसलिए इसमें भी बहुत सावधानी हमको बरतने की आवश्यकता है कि हम कहाँ पे चंद्र बिंदु लगाएं और कहाँ पर अनुस्वार लगाएं। तो इसके और कुछ उदाहरण हम देखते हैं, आगे बढ़े। अब इसमें जो हमें थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है उसको हम थोड़ा देख लें कि पहला नियम हमने ये देखा कि जहां दो नासिक व्यंजन एक साथ आ जाएं या समान अक्षर का दोहरा हो, वहां पर हमें इस अनुस्वार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे शब्द बनता है सम्मान, इस सम्मान में आप अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते, जन्म में नहीं कर सकते, अन्न में नहीं कर सकते, निम्न में नहीं कर सकते। मतलब कि जो पंचमाक्षर से हटकर अलग शब्द हैं उनके लिए हमें इन्हीं का प्रयोग करना पड़ेगा, यहाँ पर हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरा नियम हमारा यह है कि यदि नासिक के व्यंजन के बाद य व ह आए तो वहां नासिक के व्यंजन ही आएगा, अनुस्वार नहीं आएगा। जैसे मान लो आपको पुण्य लिखना है तो अब आप पुण्य में अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते, अन्य शब्द में अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते, कान्हा में नहीं कर सकते, तुम्हारा में नहीं कर सकते। बहुत सारी लंबी सूची उदाहरणों की। अब तीसरा नियम हमने देखा है कि जहां सम उपसर्ग के बाद य र ल व ह श स आता है वहां पर हम आधे म अनुस्वार के रूप में लगाते हैं। कुछ उदाहरण है, जैसे सम प्लस मतलब सम बरा और यम, जैसे हम संयम। अब इसमें अब आधा म का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, संरचना शब्द है, संलग्न है, संवेदना है। जैसे हम कंस में आधा न का नहीं प्रयोग कर सकते, संसार में आधा न का प्रयोग नहीं कर सकते। ये हमारे थे अनुस्वार वाले। अब हम अनुनासिक चंद्र बिंदी वाले पर बातचीत करेंगे। ये चंद्र बिंदु या न तो स्वर है और न व्यंजन है, इसे हम स्वर की विशेषता कह सकते हैं जो स्वर को अनुनासिकता प्रदान करती है। इसके उच्चारण के समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। हालांकि अनुनासिक स्वर की ध्वनि जो है वो केवल हम नासिक ही है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, है ना। आगे बढ़े हम। अब इनके ये जो चंद्र बिंदी लगाने के जो नियम है उस पर हम थोड़ा सा गौर करें कि जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर न हो वहां पर हम अनुनासिक चिन्ह मतलब चंद्र बिंदु ही लगाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कहते हैं कि दीर्घ स्वर के बाद आने वाला अनुस्वार अनुनासिक के समान ही बोला जाता है। जैसे बहुत सारे उदाहरण मैंने लिखे हैं कि आंचल है, चांद है, आंगन है और दांत है, पांच है, आंच है, आंचल है। बहुत सारे उदाहरण हमने लेने की कोशिश की है। दूसरा नियम इसका हमने देखा है कि यदि शिरोरेखा के ऊपर
मात्रा हो तो वहां सुविधा के लिए चंद्र बिंदु के स्थान पर, अब वहां स्थान नहीं है, स्थानाभाव के कारण हम लोग अनुस्वार लगाते हैं, जैसे सिंचाई, ईंट, नींद या है, ऐसे और भी उदाहरण है। और यही रूप प्रचलित भी है अनुस्वार वाले ही, पर चूंकि नियम के अनुसार तो वहां चंद्र बिंदु आनी चाहिए पर स्थान नहीं है। परंतु अब यूनिकोड में टाइप करने पर यह समस्या नहीं आती है। मैंने कुछ उदाहरण लिखने की कोशिश की कि जैसे चोंच में चंद्र बिंदु लगाने की कोशिश की, मैं में भी चंद्र बिंदु आ रही है, नहीं में भी चंद्र बिंदु आ रही है, भौ में भी आ रही है। कई जगह पर हम अनुस्वार की जगह चंद्र बिंदु जो नियमानुसार है उसको लगा सकते हैं। पर अब ये चंद्र बिंदु वाले शब्द सही होने के बावजूद भी कई लोग इसको अटपटा कहते हैं कि ऐसा रूप तो हमने कभी देखा नहीं है। इसलिए इन शब्दों पर कई लोग आज भी अनुस्वारी लगा रहे हैं और उसी का प्रचलन चल रहा है। तीसरा हमने नियम बनाया जैसे तीसरी व्यवस्था है कि कुछ लोग कहीं कहीं पर निर्नुनासिक ध्वनि पर भी अनुनासिकता का प्रयोग करते हैं। यह संभवतः इसका कारण क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव रहा हो कि वहां के क्षेत्र में ऐसा ही बोला जाता हो। जैसे मैंने कोशिश की कुछ उदाहरण की, जैसे हाथ शब्द है, कई जगह हाथ बोलते हैं। चावल है, कुछ लोग वहां चावल बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि प्रसाद को कुछ लोग प्रसाद भी बोलते हैं, शक्कर का श भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये आटा है, आटा, थूक, थूक, दुनिया या दुनिया आदि ऐसे शब्दों के प्रयोग करते हैं। मेरे विचार से ये प्रयोग गलत है और हमें इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हम। कुछ हमारी एक वचन संज्ञाओं में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, जैसे शब्द है रंगरेज, मूछ, गेहूं, ताख, ऐसे शब्दों में हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। पर जैसा मैंने शुरू में ही आप सबसे निवेदन कर दिया था कि चंद्र बिंदु का प्रयोग ही बहुत कमतर होते जा रहा है, कर ही नहीं रहे लोग। इसलिए गेहूं पर भी हम अनुस्वारी लगा रहे हैं, मूछ पर भी। तो पांचवा नियम है हमारा आ, ई और उ युक्त कुछ स्त्रीलिंग संज्ञाओं के बहुवचन के प्रयोग में अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये तो सभी कर ही रहे हैं और अच्छी बात है। जैसे लड़कियां हैं, दवाइयां हैं, मालाएं हैं, बाल्टियां हैं। बस इसमें एक कमी आती है कि दवाइयां जब लिखते तो ई के ऊपर वो भी लगा देते हैं, क्योंकि बहुवचन पर जब ई छोटा हो जाता है तो नहीं लगाना चाहिए। लेकिन 90% दुकानों में दवाइयां शब्द जो लिखा रहता है गलत ही लिखा रहता है। अगले तरफ बढ़े। क्रिया शब्दों के कुछ रूपों में, जैसे हूं, जाऊं, चलूं, जाएं, चलूंगी, करूं, इनमें भी हमें चंद्र बिंदु का ही प्रयोग करना चाहिए। आ युक्त कुछ अव्यय शब्दों में भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है और करना चाहिए। कुछ लोग करते भी हैं, बहुत अच्छी बात है। जहां, तहां, यहां, वहां, कहां, ऐसे शब्दों में चंद्र बिंदु कुछ लोग अभी भी इसका प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अधिकांश लोग अनुस्वारी लगा रहे हैं। कुछ संज्ञा वाले विशेषणों में, जैसे हम 5 से 5वां बना दे, 7 से 7वां बना दे, 10वां आदि संख्यावाचक शब्द बनने वाले शब्दों में भी अनुस्वार का प्रयोग करते हैं हम लोग। थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग। लगभग इसी तरह की एक बिंदी, उर्दू का नुक्ता इसे कहते हैं हम लोग, थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। द या ढ की तरह ही कुछ अक्षरों पर नीचे एक तरह की बिंदी अक्षर के बाजू में, बिल्कुल बीचों बीच में नहीं। ड और ढ में तो हम अक्षर के बिल्कुल मध्य में लगाते थे, लेकिन ये जो नुक्ता कह रहे हैं जिनको आप, वो थोड़ा बाजू में लगता है और इसे लोग उर्दू का नुक्ता कहते हैं। मेरे विचार से ये उर्दू का नुक्ता है ही नहीं, ये अरबी और फारसी से आई हुई एक ध्वनि है। और चूंकि अरबी और फारसी में इसे नुक्ता कहते हैं और उर्दू में भी ये इसी तरह से लगा रहे हैं अरबी फारसी की तरह, तो हमारे यहाँ इसके लिए कहने लग गए हैं कि ये भी उर्दू का नुक्ता है और सब लोग उर्दू का नुक्ता कहने लग गए। इसके लगाने और न लगाने से भी अर्थ बदल जाता है। जैसे कहते हैं ना कि नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो गया।
इसलिए इसे भी हमें बहुत सावधानी से लगाना चाहिए। ये उर्दू के 5 अक्षरों में लगता है, क ख ग फ ज। इनके उच्चारण भी थोड़े से अलग हैं। जैसे हम हिंदी में यदि क ख ग फ ज बोलें और जब आप उर्दू में बोलेंगे तो थोड़ा सा यहाँ दिल से बात आई, जुबान पर आई, जुबान पे घसीटी और फिर आई ख ख ग घ, इस तरह से ज, इस तरह से बोलना चाहिए। और बाकायदा अंग्रेजी में तो उसके लिए जेड का इस्तेमाल होता है, ज़ेराक्स हम बोलते हैं। तो उच्चारण में भी बहुत अंतर है। अब हम पहले इसके कुछ इन 5 अक्षरों के कुछ थोड़े थोड़े उदाहरण देख लेते हैं। जैसे क का उदाहरण ले लेते हैं, आशिक, इंतकाम, इकबाल, इकरार, इश्क, कयामत, कलम, कसम, वाकिफ, मकसद, मजाक और फकत। ख के उदाहरण है अखबार, खत, खतरा, खाका, ख्वाब, जख्म, तारीख, दखल, नखरा, सख्त आदि है। ग के उदाहरण लेते हैं। अब ये गजल शब्द है, अब बोलना तो चाहिए गजल, अधिकांश लोग गजल गजल ही बोलते हैं और एक शब्द भी पूरी तरह से गलत बोलते हैं। ग के नीचे नुक्ता है तो बोलना चाहिए गलत, आप बहुत गलत बात कह रहे हैं। लेकिन अभी चल रहा है प्रचलन में, तो शब्द बनते हैं कागज, गजल, गलत, गैर, गौर, दगा, नगमा, बाग आदि। ग के उदाहरण हो गए। अब हम फ के उदाहरण ले लेते हैं। अफवाह, खौफ, रफ्तार, फौरन, बर्फ, फिदा, रफू, सफेद, सौफ, नफा, फसल, शराफत, अर्जी, मर्जी, ऐसे शब्द हम ले सकते हैं। और आखिरी अक्षर है हमारा अंदाज, कब्ज, तेजाब, जंजीर, परहेज, प्याज, फजूल, बाजी, तेजी, बदहजमी, ऐसे शब्द बना सकते हैं। हालांकि अब उर्दू के नीचे नुक्ते को लगाया जाना आवश्यक नहीं है, लेकिन जब हिंदी और उर्दू के शब्दों की वर्तनी एक समान हो और अर्थ परिवर्तित हो रहा हो तो अर्थ की स्पष्टता के लिए हमें ये नुक्ता जरूर लगाना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है या अर्थ परिवर्तन भी हो सकता है। इसका हमने एक छोटा सा तुलनात्मक अध्ययन किया है, जरा आप भी उसको देखें। जैसे शब्द है कतरा, कतरा बूंद बोलते हैं, हिंदी में कतरा फांक को बोलते हैं, कदम चरण है, पांव, या कदम हमारे कदम के फूल बोलते हैं, या खाना, उर्दू में खाना जगह हो गई और हिंदी में खाना भोजन हो गया, या उर्दू में करार हो गया, चैन, धीरज। और करार होता है इस कगार पर पहुंच गया, उसको हम करार बोलते हैं। और एक हल्का शब्द है जिसको हम क्षेत्र बोलते हैं, इलाका, हल्का, इस तरह से उच्चारण होना चाहिए। लेकिन हिंदी में जब हम बोलते हैं हल्का तो कम वजनी या कम वजन का होता है, वो उसको हम बोलते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। या एक और कुछ उदाहरण है, जैसे खुदा, खुदा उर्दू में ईश्वर हो गया, हमारे यहाँ खुदा खोदना, गड्ढा खुदा हुआ था। बेगम, बिना गम का, और नुक्ता न लगाए तो भी उर्दू का शब्द है बेगम, पत्नी। गौर शब्द है, उर्दू वाले अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। मेरी बात पर आप जरा गौर करें। और हिंदी में गौर है जिसका मतलब वर्ण, कलर, रंग, गोरा। और फन उर्दू में हो गया कला, आर्ट, हुनर। और फन हमारे यहाँ नाक का फन, सांप का फन बोलते हैं। इसी तरह से ताक उर्दू में हुआ, आला को बोलते हैं, आला जो दीवार में बना रहता है, ताक ड्रावर। या हमारे यहाँ होता है ताक, ताकना, देखना, उसको बोलते हैं। ये हमने इसका एक अंतर देखा। मेरे विचार से आज हमने वर्तनी के अंतर्गत जो विभिन्न बिंदियों का प्रयोग होता है उसको हमने देखा। व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये, और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसी तरह आशीर्वाद, स्नेह, समय मिलेगा तो मैं, जैसे आज हमने बिंदियों पर अलग से चर्चा की है, उसी तरह हम व्याकरण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मुझे आप सब ने मौका दिया और मैंने प्रयास किया कि अपने समय के अंदर मैं इसको 2 मिनट पहले ही मैंने समाप्त करने का प्रयास किया। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो जी 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 जी
सर नमस्ते सर। संधि में हम लोग चूंकि हिंदी वाले हम सब टीचर हैं सर, सॉरी, एक मेरे मन में हमेशा सवाल उठता है कि हम संधि में आधा ना जोड़ के संधि यदि लिख देते तो गलत हो जाता है, हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि सर फिर तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हम संसार में भी आधा न लिख सकते हैं। नहीं नहीं सॉरी, नहीं संसार की बात नहीं सर, कंस में भी लिख सकते हैं ना, तो हाँ, तो फिर तो गलत हो जाएगा ना वो। जी जी जी, यानी बिंदी रहेगी, वो सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर प्रणाम। जी सर, सर प्रणाम, मैं पंकज मिश्रा भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ। जी स्वागत है आपका। सर बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को समझाया है। और सर श्रीमान जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आजकल जो व्याकरण की जो किताबें आती हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि जो नुक्ता है वो जा और फा की ध्वनियों में हमें लगाना है जी, लेकिन आपने अभी जो एग्जाम्पल दिया जिससे हमारे जो अर्थ परिवर्तित हो रहे हैं, तो जैसे अगर जहां पर ताक और ताक आपने जो बताया, तो वहां पर का के नीचे नुक्ता लगाना भी लाजमी है क्या? सर मेरा इस निवेदन ये है जी कि मैंने कहीं पर पढ़ा था, भारत सरकार ने अब उर्दू के नुक्ते का, जी किसी का माइक, आप अपना माइक बंद कर लीजिए। जी सर, जी सर, जी। क्या है कि नुक्ता लगाना सरकार ने अनिवार्य नहीं किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि आपको लगाना हो तो लगाओ, आपकी मर्जी। लेकिन मेरा निवेदन आपसे ये है कि हम अपनी मर्जी से क्यों लगाएं। मैं चाहता हूं कि ये राजभाषा परिवार, हम एक पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं एक अच्छी वर्तनी और एक अच्छी भाषा के माध्यम से। तो हम, सरकार ने भले हमें छूट दे दी है कि नुक्ता न लगा, हालांकि सरकार ने जो छूट दी है वो सशर्त दी हुई है। सरकार ने कहा है कि जब यदि मान लो नुक्ता के लगाने से अर्थ परिवर्तन हो रहा है और उनकी वर्तनी एक जैसी है, तब अर्थ की स्पष्टता के लिए आपको वो नुक्ता लगाना अनिवार्य है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, गलत शब्द है, अब गलत में आप नुक्ता नहीं लगाएंगे तो अर्थ परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो आप वहां पर नहीं लगाएंगे, चल जाएगा। लेकिन मैंने जो उदाहरण दिया खाना, अब ये खाना और खाना यदि आप नहीं लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि, हालांकि वाक्य रचना से पता चल जाता है, लेकिन हम सही क्यों ना लिखें। मेरा आग्रह यह है कि हम सही स्पेलिंग लिखें। तो बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोगों का मार्गदर्शन किया, आपके आशीर्वचन मिले, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी। और 5 अक्षर है सर, वो हटाएं। वसंती जी अपना प्रेजेंटर, हाँ जी कर दिया जी। हाँ, और कोई पूछना है, कोई सवाल? हाँ, और कोई यदि किसी को प्रश्न, कोई चैट बॉक्स में प्रश्न हो तो देख लेना, उठा लेना। अच्छा, मैं देख रहा हूँ राजेंद्र जी। जी जी जी, मैं देख रहा हूँ। हाँ हाँ जी जी, चैट बॉक्स के प्रश्न रख दीजिए जी। माली सर, मैं डॉक्टर रंजीत कुमार बेंगलोर से बोल रहा हूँ। जी जी जी, नमस्कार। फॉन्ट के लिए कौन सा शब्द बरतनी अच्छा रहेगा सर? फॉन्ट, हिंदी के फॉन्ट। वैसे तो सरकार कह रही है मंगल फॉन्ट का प्रयोग करें, लेकिन ये जो मैंने अभी जो पीपीटी बनाई थी इसमें मैंने 2-3 फॉन्ट का प्रयोग किया हुआ है, जानबूझ के किया था कि जब मैं इसको प्रस्तुत करूं तो देखें कि ये बदल तो नहीं रहे। तो इसमें मैंने एक अपराजिता फॉन्ट का हेडिंग जो बनाए थे उसमें अपराजिता फॉन्ट का प्रयोग किया हुआ था, और नीचे मैंने कोकिला फॉन्ट का प्रयोग किया था। और कुछ शब्द मैंने मंगल से लिए क्योंकि उसमें बन नहीं रहे थे, वो अच्छे तरीके से नहीं बन रहे थे, तो तीनों चारों फॉन्ट का हमने उपयोग किया और सही बन रहे हैं। बल्कि मैंने है के ऊपर चंद्र बिंदु भी आपको लगाकर बताए थे, वाले उदाहरण भौं हैं वगैरह में यदि आप देखेंगे तो ये हमारे जो थे यूनिकोड के जो समर्थित फॉन्ट हैं उसमें तो सब सही आ रहा है, बदल नहीं रहे थे वो। तो मैं आपको 5 फॉन्ट बता दूं जिनमें अक्षर शब्द नहीं बदलेंगे। सर मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा सर, यहाँ पर रंजीत जी का कहना है कि वो फॉन्ट के लिए कौन सी वर्तनी का प्रयोग करें, कौन सी सही वर्तनी होगी? फा ना टा लिखे या ऊपर में भी वो, या उसमें नुक्ता देने की बात जो कही जाती है। देखिए अंग्रेजी में तो नुक्ता नहीं होता। हाँ, वो तो अंग्रेजी का शब्द है। एक मिनट आप थोड़ा बंद कर लें, 1 मिनट बंद कर दें इसको। ये सचिन चिटनीस जी अपना वो बंद, हाँ म्यूट कर दें। हाँ, मैं आपसे एक निवेदन कर दूं
कि एक तो फांट शब्द हमारा उर्दू का नहीं है, तो उसमें उर्दू का नुक्ता आने का सवाल ही नहीं है, ये अंग्रेजी का शब्द है। और हम लोग आमतौर पर जहां पर भी देखते हैं तो फ आ की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं और ट लिखते हैं, फांट शब्द। तो इसी तरह का फांट शब्द मेरे विचार से लिखा जा रहा है। बाकी हमारे विद्वज्जन है, ये चर्चा सत्र है, यदि किसी की कोई राय हो तो स्वागत है बिल्कुल, लेकिन इसमें नुक्ता आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। नितिन, प्रश्न वहां से ले लो कुछ। मेरा प्रश्न ये था सर, मेरा प्रश्न ये था इसमें जो है सो आधा नौ लगेगा या चंद्र बिंदु लगेगा, इसी के संदर्भ में प्रश्न। सर अभी हमने जैसे चर्चा की थी, बार बार हम चर्चा कर रहे हैं कि कंस में आधा न नहीं आ सकता, संसार में अंश में आधा न नहीं आ सकता, तो फॉन्ट में भी हम आधा न का प्रयोग क्यों करें? क्योंकि वो टठा डडा हमारे ग्रुप का आता है। तो यदि आप नहीं, एक सेकंड, मेरी बात पूरी हुई नहीं। मैं आपसे निवेदन करूं कि यदि आपको फॉन्ट में आधा न का प्रयोग करना है तो गणपति के आधा न जो है, ट ग्रुप का जो हमारा पंचमाक्षर है, उसका आप प्रयोग करें तो वो ज्यादा सही है। मेरी ये मैं इसमें कुछ कहना चाहता था आनंद जी। जी हाँ, स्वागत है। आप अपना प्रेजेंटेशन बंद कर दीजिए। नरेंद्र जी, जब लिखते हैं तो आ की मात्रा ने लिख के और ऊपर में आधा चंद्रमा बनाते हैं, बिंदी वाला नहीं लेकिन चंद्रमा बनाते हैं, तो वहां पे ऊपर बिंदी लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया सवाल है सर। फॉन्ट और फॉन्ट का जो डिफरेंस है वो इसलिए आधा ना लगाना पड़ेगा वहां पे। तो सर मेरा निवेदन ये है कि यदि मान लो डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर में चंद्र बिंदु नहीं लगाते हैं ना, तो हम डॉक्टर में चंद्रमा लगाते हैं। हाँ, नहीं, वो अर्ध चंद्राकार है, वो चंद्र बिंदु नहीं है, अर्ध चंद्राकार है। आपको वही उपयोग करना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन यह है कि हम आधा नल का उपयोग करने की बजाय गणपति का ट वर्ग का जो पंचमाक्षर है, गणपति का आधा न का प्रयोग करें, वो ज्यादा सही प्रयोग है। जी। आनंद जी मेरी बात सुनेंगे आप? अवश्य। अच्छा साहब है, अच्छा साहब है उज्जैन के भाषा विज्ञान उसके। सर बोलिए सर। जी, स्वागत है। ये जो गणपति का अण है वो तो हिंदी का है, वो अंग्रेजी का नहीं है, इसलिए उसे एन के रूप में ही लेना पड़ेगा। और फा के ऊपर खाली चंद्रमा लगाएं और आगे न लिखें तो फॉन्ट सही आएगा। ये तो मैंने शुरू में ही निवेदन कर दिया था। तो इसीलिए ये गणपति वाला तो निहायत गलत है, इसका उपयोग तो नहीं कर सकते। ये अंग्रेजी की ध्वनि है ही नहीं, ये तो हिंदी और संस्कृत की ध्वनि है। और फॉन्ट बोलते हैं तो जो आ और ओ के बीच की ध्वनि है वो फा में आ रही है और आगे ना आ रहा है। तो अंग्रेजी में जैसे डोंट बोलते तो अणा नहीं लगा सकते। तो सर अपन ने सबसे पहले तो उसी वाले फॉन्ट पर चर्चा की थी। नहीं, अभी जो वर्तमान में बात आई, गणपति जी को आप ले आए तो इसमें गणपति जी को न ला करके अंग्रेजी को ही रहने दे। मैंने गणपति का न इसलिए कहा था कि हम नल का आधा न तो बिल्कुल अशुद्ध हो जाएगा, हम आधा नल का न करने की बजाय तो उससे कुछ हद तक गणपति का न ज्यादा सही। आधा न ठीक रहेगा, आधा न ठीक रहेगा। और अगर न पूरा लिख देंगे तो गणपति हो जाएगा। गणपति का मतलब जिसके पास गन है वो पति। नहीं जी। अभी विक्रम के भाषा विज्ञान विभाग के पूर्व अध्यक्ष थे, अच्छा साहब आपसे ये जो बता रहे थे। जी। सर नमस्कार। हाँ, एक प्रश्न और आया है ऐसा, किसी ने पूछा है कि जो चिन्ह लिखते हैं उसमें चिन्हा भी लिखा जाता है, पहले आधा ना लिख के फिर हा लिखा जाता है, तो सही वर्तनी क्या होगी? और क्योंकि अधिकांश जगह चिन्हा लिखा जाता है तो उस पर आप थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। तो इसमें ब्रह्मा शब्द को भी जोड़ लीजिए। बिल्कुल ब्रह्मा चिन्ह। अब देखिए साहब, इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि ह उसमें आधा है और ह को हलंत लगाते हैं और न लिखते हैं तो आपका यूनिकोड वाला इतना बढ़िया वर्तनी इसकी ले लेता है कि जो हमारे यहाँ मानक वर्तनी मानी जाती है। अब आप यदि न आधा और ह पूरा लिखेंगे तो वो भी यूनिकोड में टाइप हो रहा है। और 90% जगह पर जैसे चुनाव चिन्ह हमारे यहाँ तो हर 2 महीने 4 महीने में चुनाव हो जाते हैं, तो चिन्ह जो न आधा और ह देख रहे हैं और हमारी नई पीढ़ी तो बोलती है कि सब यही वाला सही है। जबकि अच्छा, मैं आपसे एक और निवेदन करूं, इनका उच्चारण करके हम देखें। चिन्ह
न हमें पूरा सुनाई देता और ह साइलेंट सुनाई देता। या ब्रह्मा शब्दों को ले लिए, ब्रह्मा, हमें माँ आखिरी में पूरा सुनाई दे रहा है और ह साइलेंट सुनाई दे रहा है, ब्रह्मा। अब इसको उल्टा कर दीजिए, म को आधा करके हम लिखते हैं ना, तो ब्रह्मा। अभी ब्रह्मा तो कोई भी नहीं बोलता, मुझे नहीं लगता कि ब्रह्मा बोलता होगा या कोई चिन्ह बोलता होगा जिसमें ह का पूरा उच्चारण हो रहा हो। तो हम लिख तो गलत रहे और बोल सही रहे। तो मेरा निवेदन ये कि उसमें ह आधा चिन्ह में, तो ह को हलंत लगाएं। आपका कंप्यूटर रेडीमेड बना के दे रहा है शब्द, ब्रह्मा को भी बनाइए, आप रेडीमेड बना के दे रहा है आप साहब, आप उस तरह की चला। लेकिन अभी कंप्यूटर तो एक मशीन है, आप ना आधा टाइप करेंगे ह तो वो वैसा भी बना देगा। लेकिन जैसा कि मैडम ने सवाल किया है, तो ब्रह्मा में तो ह आधा, म पूरा, आ की मात्रा, चिन्ह का भी ऐसे ही मामला है। शिमाली जी, बिल्कुल इसी प्रकार सर बौद्ध में भी लिखा जाता है ना, बौद्ध में महाराष्ट्र में जनरली गड़बड़ी कर देते हैं। इसमें एक समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है, एक व्यक्ति समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। कभी कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, हम कभी प्रहलाद बोलते हैं, प्रहलाद बोलते ही नहीं। सही, ये सबसे अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रहलाद, बिल्कुल सही बात है, प्रहलाद बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर मैडम दोबारा बताएं प्रहलाद वाला शब्द सर, एक बार सर, की आवाजें बहुत थी। प्रहलाद शब्द सर अभी आपने बताया ना सर, उच्चारण बताइए सर दोबारा एक बार। अच्छा, मैं बताऊं या जो सज्जन ने बताया तो वो बताए तो ज्यादा अच्छा रहे। प्रहलाद बता रहे हैं जी सर। हाँ, तो जब यदि आप ह को सर चिन्ह शब्द है तो ह तो पहले उच्चारित होता है ना। हाँ, तो बीच में आया ना मैडम, तो अब तो साइलेंट चिन्ह में भी वैसा ही है, ब्रह्मा में भी वैसा ही है, प्रहलाद में भी वैसा ही है। तो सर चिन्ह में तो ह पहले उच्चारित हो रहा है ना, चिन्ह में बोलेंगे तो चिन्ह न जो है वो बीच में उच्चारित हो रहा है सर। अच्छा, मैं पहले नहीं बोला जा रहा, ह पहले बोला जा रहा है। शिवाली जी से मैं स्पष्ट करूं? जी, स्वागत जी, बोलिए। देखिए, चिन्ह हम जो उच्चारण करते हैं वो गलत है। पहली बात की उच्चारण यदि उच्चारण ही हम गलत कर रहे हैं तो हम हिंदी जैसे आप उच्चारित करेंगे वैसे ही देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है, एक सामान्य सिद्धांत। बिल्कुल। तो यदि हमको उच्चारण का पता ही नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज आप तो अपने आप तो जानते नहीं, आपको पढ़ाया जाता है, शिक्षा के माध्यम से आप शिक्षित होते हैं या प्रशिक्षित होते हैं, तो हम उच्चारण करते हैं उसको चिन्ह। ह का उच्चारण पहले होता है और न का उच्चारण बाद में होता है, ठीक है ना, साइन के लिए। जो दूसरी बात की जब हम किसी विदेशी भाषा के किसी भी शब्द का हिंदीकरण करते हैं और हिंदी में उसका सरलीकरण करते हैं या अनुवाद करते हैं या उसका लिप्यंतरण करते हैं, तो एक सामान्य सिद्धांत अपनाया गया है अनुवाद के लिए या उसके सरलीकरण के लिए कि भले ही वो ध्वनि विदेशी है, लेकिन जब उसका हिंदी में हम अनुवाद करते हैं या हिंदी में उच्चारण करते हैं तो हिंदी के व्याकरण की नियमावलियां उस पर लागू होंगी, न कि वह जिस भाषा से वो ली जा रही है उस भाषा की होगी। इसलिए श्री माली जी का यह कहना कि फॉन्ट के लिए टवर्गी न का, क्योंकि जब हम ट का प्रयोग करते हैं तो ट जो है हमारे वर्ण क्रम में ट ठ ड ढ न ये पंचमाक्षर है हमारे, ये कवर्ग टवर्ग इत्यादि के जो पांचों अक्षर हैं म तक, ये पहले संस्कृत में जैसे हम कंघा लिखते थे तो लास्ट का अंतिम शब्द है अंगा। अंगा को अंगा में हम संयुक्त करते थे उसकी अनुनासिकता को, उसके जो नसल साउंड्स थे। वैसे ही जब हम फॉन्ट्स लिखेंगे, भले ही अंग्रेजी का शब्द है फॉन्ट, FONT फॉन्ट, जैसे कि हमारा भाषाविद ने कहा कि न का प्रयोग वहां होगा, उसको अंग्रेजी के मुताबिक ही लिखा जाएगा। नहीं, अंग्रेजी के मुताबिक इसलिए नहीं लिखा जाएगा कि उसका हम हिंदीकरण कर रहे हैं, और हिंदीकरण में जो हिंदी के वर्ण क्रम है या उच्चारण ध्वनियां हैं उसका अनुगमन किया जाएगा, न कि विदेशी भाषा के स्वरों का अनुगमन किया जाएगा।
क्योंकि अंग्रेजी इंग्लिस्तान में, इंग्लैंड में अलग तरीके से एसेंट से बोली जाती है, अमेरिका में अलग तरीके से बोली जाती है, और फ्रांस में बोलने वाले लोग जो फ्रेंच हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं, तो उनका एसेंट अलग होता है। तो इसलिए वहां जब भी अनुवाद होगा तो उनकी भाषाओं की ध्वनियों के अनुसार उसको इंपोर्ट किया जाएगा, उसका अनुवाद किया जाएगा। यह भाषा के विज्ञान का एक सामान्य सिद्धांत है और ये एडवांस प्रक्रिया में इसको विभिन्न भाषाविदों ने स्वीकार भी कर लिया है। इसलिए मैं नहीं कहता कि, इसलिए जब हम हिंदी का मानकीकरण किया है केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने, तो उन्होंने इस पंचमाक्षर को इसलिए हटाया है क्योंकि वहां पर एक मुश्किल ये हो रही थी कि हिंदीतर भाषी प्रदेशों में जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषी लोग हैं या बांग्ला भाषी हैं या और अन्य इतर भाषा भाषी हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र के नहीं हैं, उनको इन संयुक्ताक्षरों को और व्याकरण को समझने में दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए राजभाषा में हिंदी के प्रयोग की सुकरता के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने मानकीकरण का जो सिद्धांत अपनाया, उसमें यह सुनिश्चित कर दिया कि इन पंचमाक्षरों के बदले में अनुसार का प्रयोग किया जाए। लेकिन इससे एक दुष्परिणाम ये हुआ कि अकादमीय क्षेत्रों में इसका प्रयोग अभी भी गलत माना जाता है, क्योंकि व्याकरण को हम गलत नहीं कर सकते, हिंदी व्याकरण को हम गलत नहीं कर सकते। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे व्याकरण की पद्धति है या निरुक्ति या व्याकरण के माध्यम से, संस्कृत व्याकरण के माध्यम से हिंदी में अपनाई गई है, उसका ही प्रयोग किया जाना चाहिए। और सरलीकरण करने में या अनुवाद करने में हमें अपनी भाषा की ध्वनियों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, न कि विदेशी भाषा की ध्वनियों का। मुझे यही कहना है। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सर। उदय कुमार सिंह सर, तो नितिन और प्रश्न है क्या वहां से? सर जी, यदि कोई प्रश्न पूछना चाहता है वो रेज हैंड करे, पहले रेज हैंड करे फिर उसके बाद प्रश्न पूछें। नहीं, अब ये सत्र हमारा चूंकि एक विरोधाभासात्मक था, इसलिए मैं इस पर ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करूंगा, क्योंकि यह एक ज्ञान की बात थी। सत्र हमारे माननीय श्री डॉक्टर अनंत श्रीमाली जी का है और मेरे लिए ये उचित नहीं होगा कि मैं आपके हर प्रश्न का, लेकिन कुछ प्रश्न जो विवाद पैदा करते हो या शंकाएं करती हो और बृहत्तर मने परिवेश में उसको स्पष्ट करना जरूरी है, तो वैसा कोई मुद्दा मेरी जानकारी में होगा तो मैं अपना मंतव्य दूंगा। यदि मेरा सत्र अलग से होता तो मैं उसका जवाब देता। धन्यवाद जी। सही बर्तनी क्या होगा था फॉन्ट का सर? सही बर्तनी क्या होना चाहिए सर आपके अनुसार? हाँ, फॉन्ट का सही, अब देखिए उच्चारण में हम उसको अनुनासिक नहीं कर रहे हैं, तो फॉन्ट में अर्धचंद्र जो ऊपर आता है, फ और आधा अर्धचंद्र, और चूंकि हम उर्दू नहीं लिख रहे हैं, हम हिंदी कर रहे हैं, तो हम उसमें फ में नुक्ता भी नहीं लगाएंगे। जी हाँ। जो अरबी फारसी से शब्द आए हुए होंगे हिंदी में, उसको यथावत हमने उसकी ध्वन्यात्मकता को हमने स्वीकार कर लिया था राजभाषा और संविधान लागू करने के समय में। इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 351 में इस बात का जिक्र किया गया था कि उर्दू कोई भाषा नहीं है, ये सभी हिंदी भाषी और उर्दू भाषी लोग भी जानते हैं। उर्दू एक नामकरण हो गया हिंदुस्तान में बोली गई उस भाषा का जो अरबी फारसी मिश्रित मुगलिया सल्तनत या उस जमाने में जिन लोगों ने यहाँ की भाषाओं के साथ मिलकर के जिस तरह की हिंदी का प्रयोग किया, उसमें अरबी फारसी के आए हुए शब्दों को यहाँ के मुसलमानों के लिए उसे अपने एक अलग कौम के लिए उन्होंने कह दिया, पहचान बनाने के लिए कि इसे उर्दू कहा जाए। इसलिए गांधी जी ने कहा कि यह उर्दू भी नहीं है, क्योंकि यह हिंदुस्तान में आ गई है, इसलिए इसको हिंदुस्तानी कहा जाए। तो उस बात को संविधान में स्वीकार कर लिया गया और इसके बाद यह तय किया गया कि ठीक है, अरबी फारसी की यदि कोई शब्द आते हैं और यदि अर्थ में अंतर होता है तो उसको यथावत उस भाषा के उस शब्द को ले लिया जाए, उसमें कोई अनुवाद नहीं किया जाए, उसमें कोई हेर फेर नहीं किया जाए, क्योंकि हिंदी के अधिकांश शब्द संस्कृत की तत्सम शब्दावलियों से या भारत के देशज शब्दों से बने हुए हैं या तत्सम और देशज शब्दों के मिश्रण से बने हुए हैं। क्योंकि जब भी भाषा का सम्मिश्रण होता है तो वह स्थानीय बोलियों की ध्वनियों को एक साथ मिलाता है और उसके बाद उसके सेट ऑफ साउंड्स तैयार होते हैं। और इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि अनर्गल शब्द भी
अनर्थ जो अनर्थ निरर्थक शब्द भी हैं वो सार्थक हो जाते हैं। अब जैसे गडमगढ़ है, अब गडमगढ़ का तो कोई मर्थ है, गढ़ा है और बड़ का पेड़ है और गढ़े के पास एक बड़ का पेड़ था, आग लगी है गांव में, लोग भागे हुए आ रहे हैं, एक आदमी उसमें फंस गया है, वो बाहर भागता हुआ आ रहा है, किसी ने गांव से गुजर रहा है, पूछा किसी ने भाई क्या बात है, क्यों इतना हड़बड़ाए हुए हैं, तो इशारे से बोल रहा है, पूरी वाक्य न बोल करके वो बोल रहा है कि गढ़े के पास जो बड़ का वृक्ष है वह उसके बगल में जो गांव है आग लगी हुई है वहां पर। इतनी बातें वो न कह करके वो कह रहा है गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। अब वो शब्द क्या हुआ कि पूरे वाक्य का विलोपीकरण हो गया, तो वहां शब्द क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। अब हम लोग कहते हैं क्या गड़बड़ कर दिए भाई। अब भोजपुरी के क्षेत्र में इस गड़बड़ शब्द का बहुत अच्छा प्रयोग, वहां कोई भी कहा हो गड़बड़ा गई बड़ो, तो आप देखेंगे अब वो बोलियों से, भोजपुरी की बोलियों से वो शब्द आ गया, इधर हमारे हिंदी में प्रयोग में आ गया और उसको ले लिया गया। तो हिंदुस्तान में ऐसे तमाम बोलियों से शब्द हमारे आए हैं और उसमें कई बार वाक्यों का विलोप हो गया है, कई बार ध्वनियों का विलोप हो गया है, कई बार उन ध्वनियों का सम्मिश्रण हो गया है। तो इसको बृहत रूप में हमको सत्र होगा तो उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमें फॉन्ट के लिए उसी तरह से टॉ के साथ टॉ ठॉ डॉ के साथ जब भी नस्ल साउंड आएगा तो वो अंतिम न जो है र जिसे हम कहते हैं, जैसे ठंडा डंडा, उसमें अनुस्वार नहीं लगेगा, टवर्गी न नहीं लगेगा, उसमें टवर्गी न ही लगेगा। भाषा विज्ञान के मुताबिक और व्याकरण के मुताबिक यही शुद्ध प्रयोग है। और हिंदी के राजभाषा के प्रयोग के लिए उसमें न लगा करके, जब राजभाषा के रूप में हिंदी का आप प्रयोग सरकारी दफ्तरों में कर रहे हैं तो आप उसको कर सकते हैं। अनुस्वार, अब हमारे यहाँ पूर्ण विराम का प्रचलन है, इस पूर्ण विराम के प्रचलन को रघुवीर सहाय ने सबसे पहले दिनमान में और धर्मवीर भारती ने उसको हटा दिया, क्योंकि प्रिंट मीडिया में उस समय जो छापे का होता था, टेक्नोलॉजी उस समय डेवलप नहीं थी, हर बार पूर्ण विराम लगाने के लिए छापे खाने में उतने शब्द मिलते नहीं थे, उसका आरेखन मिलता नहीं था, तो इसलिए वो क्या करते थे कि उसको पूर्ण विराम को एक डॉट लगा करके काम चला लेते। जब टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसको अपना लिया गया, लेकिन जब हिंदी में उसे नहीं अपनाया गया, प्रिंट मीडिया में उसे, अखबारों में उस समय धर्मयुग में अपनाया गया। आप धर्मयुग उठा करके उस समय का देखिए, दिनमान उठा करके उस समय का देखिए कि उस तरह की बिंदी लगाई गई है। लेकिन भाषा और व्याकरण की दृष्टि से हम लोग हमेशा इस बात को, जो भाषाविद है, जो हिंदी भारतीयता को संरक्षित करना चाहते हैं और उसके संस्कारों को संरक्षित करना चाहते हैं, वह अपने ध्वनियों के विखंडन पर हस्तक्षेप करते रहे और हमेशा इसको कहते रहे और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारी भाषा उससे बिल्कुल स्खलित हो जाएगी और उसके बाद उसका जो व्याकरणिक ढांचा है यदि बदल जाता है तो हमारे अर्थ छवियां भी उससे बदल जाएंगी। इसलिए जैसे हंस को और हंस को का बहुत अच्छा प्रयोग इन्होंने श्री माली जी ने किया कि अब हम हंस की परिभाषा, हंस एक जीव पक्षी है, कहते हैं कि नीर शिर विवेक जो है करने का वाला एक पक्षी है हंस। और हंस, अब हंसना और हंस दोनों में अंतर है। तो अब हंसना जब हम कहते हैं तो चंद्र बिंदु लगाते हैं, और हंस जब कहते हैं तो वहां पर कंप्लीट नस्ल साउंड से। तो यदि आप उच्चारण गलत करेंगे तो आप लिखेंगे भी गलत। अब प्रहलाद और चिह्न, यह उसी तरह का उच्चारण है, लोग सही उच्चारण नहीं कर पाते। और आप कई बार देखेंगे कि मिथिला में, खास करके बिहार में और आरा में और छपरा में, अब आरा और छपरा में र वर्ण की प्रधानता ज्यादा है ध्वनियों में, और आरा में और बक्सर में ड़ वर्ण की, सड़क का ड़, उसकी प्रधानता ज्यादा है। जौनपुर में उसकी, जहां पर बोलियां थोड़ी कड़ी नजर आती है, स्वभाव कड़ा है, भौगोलिक स्वरूप कड़ा है, वहां पर ध्वनियां भी कड़ी हो गई। इसलिए भूगोल के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से शब्द और ध्वनियों का अंतर हो जाता है। अब कहते हैं ना कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी, तो ये इसलिए कहा गया है क्योंकि वो क्षेत्र विशेष से, जैसे जल और जल की कठोरता और उसकी निम्नता या उसका ठंडक बदल जाता है, वैसे ही हमारे जीवन की शैली में हमारी दुनिया भी बदल जाती है, और इसका बड़ा साइंटिफिक रीजन है।
तो इसलिए उन चीजों को ध्यान में हमको रख करके भाषा पर विचार करना चाहिए। धन्यवाद। सिंह सर, हम ये चाहेंगे कि 30 तारीख को जो शनिवार रहे उसमें हमारे साथ योगेंद्र नाथ मिश्र जी हैं, कृष्णचंद्र गोस्वामी जी हैं, वरुण जी हैं, श्रीमाली जी, तो एक चर्चा सा का आयोजन किया जाए। ये तो सर आपका और आछा साहब भी हैं विक्रम विश्वविद्यालय से, तो हम ये चाहते हैं कि सर सबको आप विद्वानों का बीच बीच में एक केवल एक्सक्लूसिव किसी एक विषय को लेके चर्चा का सत्र ऐसे महीने में एक बार ऐसा भी रखा जाए। जरूर जरूर। देखिए, आज तो मेरे परम मित्र है श्रीमाली जी, चूंकि हम लोग राजभाषा के क्षेत्र से, मैं भी मुंबई में, तो अभी बेंगलोर में अपनी पुत्री के पास कोरोना में आकर के रुका हुआ हूँ। मेरी बेटी है यहाँ पर, और मैं थोड़ा इधर अस्वस्थ भी रहा हूँ। मेरे हृदय धमनी में एक स्टंट लगा हुआ है, गत वर्ष मेरे थोड़ी असुविधा हो गई इधर, बल्कि अस्वस्थ भी काफी था। लेकिन श्रीमाली जी हमारे परम मित्रों में है, और भाषा की जहाँ तक बात आती है, जो मेरा अनुभव है, मैं ये नहीं कहता कि मैं प्रखंड में किसी विद्वान की बात को काटने के उद्देश्य से यहाँ नहीं, चूंकि हम चर्चा में आए हैं, हमारा ये धर्म बनता है कि हम एक दूसरे का पहली बात की उसको सम्मान करें, दूसरी बात ज्ञान का जो जितना भी हम जानते हो सकता है कुछ चीजें मैं नहीं भी जानता हूँ, क्योंकि अब देखिए अकादमीय क्षेत्र में तो मैं नहीं हूँ, तो इसलिए जो भाषा विज्ञान एक बहुत ही विशाल क्षेत्र है, जो अध्ययन से, अनुभव से या नियमित अध्ययन से हमें हासिल है, और जो ज्ञान हासिल है जरूर मैं उसको साझा करूंगा। आपके प्रस्ताव को मैं स्वीकार करता हूँ। और आपका नंबर हमको श्रीमाली जी से मिल जाएगा ना? हाँ, मेरा नंबर मैंने इस पर, मैं यहाँ पर दे देता हूँ। आप यहाँ पे आप यदि कोई चर्चा करना चाहे आपसे, तो जो भी भाषा विज्ञान से जुड़े हुए विद्वान हैं, कृपया हमें अपनी जानकारी उपलब्ध कराएं, क्योंकि हम ये श्रृंखला को नियमित रूप से आगे तभी चला पाएंगे जब विद्वानों की जानकारी हमारे पास स्पष्ट रूप से आती रहे। देखिए, जो हमारी जानकारी है हम जरूर साझा करेंगे, क्योंकि हमारे हम तो आपके यहाँ अपने आपके वक्ता के इनवाइटी है। जी। नहीं, श्रीमाली जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको मतलब एक सच कहे तो विद्वानों की संगत दिला रहे हैं, और आज सौभाग्य है कि नए विद्वान हमारे साथ आप जुड़े, आछा साहब जुड़े, और भी कुछ नए विद्वान मिल रहे हैं, और बाकी तो हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ ही रहे हैं। हमारे माली जी को मैं एक चीज आप लोगों को जरूर कहूंगा कि माली जी हमारे व्याकरण के बहुत अच्छे जानकार हैं, जहाँ तक मैं जी बिल्कुल। श्रीमाली आप लोग, हाँ, श्रीमाली, अनंत श्रीमाली जी, और अनंत श्रीमाली जी चूंकि प्रशिक्षण से भी जुड़े रहे हैं, राजभाषा से भी जुड़े हैं, एक बहुत अच्छे उद्घोषक है, बहुत अच्छे भाषाविद और जानकार हैं। मैं आपको बताऊं कि राजभाषा विभाग में ऐसे बहुत कम विद्व लोग हिंदुस्तान में हैं, जिनमें से एक है श्रीमाली। मेरा, चूंकि ये मेरे मित्र हैं इसलिए नहीं, क्योंकि ये उस लायक है और उस तरह की इनकी योग्यता है। दूसरी बात कि इनका इस पर शोध भी है और इनकी पुस्तकें भी आई। तो जो हिंदी के लोग हैं, खास करके जो शिक्षक वर्ग है, जो विभिन्न प्रांतों में हिंदी का, खास करके स्कूलों में, क्योंकि हमारे बच्चों का, युवा पीढ़ी स्कूलों में से ही सारी चीजें सीख के आती है, घर से सीख के आती है। विश्वविद्यालय में तो एडवांस लर्निंग और उनकी जो योग्यता हासिल होती है उसके बाद उसका डेवलपमेंट है। तो उनके लिए यह बहुत जरूरी है, शिक्षकों के लिए, कि इस व्याकरण के इस पूरे ज्ञान को वे श्रीमाली जी से हासिल करें। ये मेरा एक ये विचार है और सुझाव भी है आप लोगों को कि आप लोग इसको, उनका सत्र आप नियमित रूप से रखें और उनको जरूर आप सुने, और उसके साथ हम लोगों को जोड़ेंगे तो हम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अग्रिम तौर पे आप बता दें कि किस विषय पर बोलना है, किन विषयों पर है, या आप लोग हम लोग चर्चा कर लें तो उस पर जी आपसे हम चर्चा कर लेंगे सर। बिल्कुल। अभी जैसे 23 तारीख को हमारा जो कार्यक्रम है अगला, उसके बारे में राजेंद्र जी ने सूचना सबके साथ शेयर की है कि BHU के भाषा विज्ञान विभाग के प्रोफेसर हैं
डॉक्टर प्रभाकर सिंह, वो अगले सप्ताह हमारे साथ होंगे। विषय भी राजेंद्र जी ने दे ही दिया है, व्याकरण की जमीन पर हिंदी, या क्या राजेंद्र जी शेयर कीजिए। तो निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा व्याख्यान अगला भी हमारा है। आप सभी से निवेदन है उस व्याख्यान पे भी जरूर जुड़ें। आगे आप हमें अग्रिम सूचना भेजेंगे मेरे मेल पर या व्हाट्सएप नंबर पर, तो मैं जी बिल्कुल बिल्कुल हम भेजेंगे सर। मैं स्वस्थ रहूं और मुझे कोई शारीरिक अस्वस्थता ना हो, तो मैं निश्चित मैं हिंदी का तो सेवा करना आजीवन मेरा परम सौभाग्य है। मैं तो इसमें कभी पीछे नहीं रहूं। मुनिंद्र जी, एक अनुरोध करना चाहूंगा। इस जो चैट बॉक्स में हम अपने जितने भी व्हाट्सएप, जो हमारे समूह के व्हाट्सएप लिंक हैं, उसको हमने दिया है। यदि आप उस लिंक के माध्यम से भी आप तक जुड़ सकते हैं, जिसमें कि हम जो राजभाषा परिवार जो भी गतिविधियां आयोजित करता है उसकी सूचना आपको मिल जाएगी उसके माध्यम से। ठीक है, मैंने अपना नंबर यहाँ पर दे दिया है और अपना नाम भी लिख दे रहा हूँ। मेरा नाम उदय कुमार सिंह है, ठीक है ना। और मैंने उसमें अपने चैट बॉक्स में, आपके चैट बॉक्स में लिख भी दिया है ये, तो आप इसको। श्रीमाली जी का अनुस्वार प्रेम क्यों है ये आज समझ में आया। ये अनंत है, ये अनंत है न के ऊपर, तो इन्होंने आज अनुस्वार प्रेम जतला दिया। अच्छा, ऊपर से व्यंग्यकार है तो व्यंग्य में भी अनुस्वार आता है, तो ये मुझे लगा कि अनुस्वार प्रेम इनका इसीलिए है। क्या बात है, क्या बात है। वो बिंदु अनंत की निशानी है बिंदु। हाँ। जी। और वो बिंदु पे ही आज पूरा का पूरा व्याख्यान ले लिए। योगेश राज उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी स्वागत है। जी योगेश जी बोलिए। शिवाली जी, सम्मान के साथ मैं इसे निवेदन करना चाहूंगा। तो फिर वो बात वही फॉन्ट पे ही है कि जो ण है ट के साथ, वो तो बिल्कुल बात ठीक है। खाली कि मूल शब्द जो अंग्रेजी का है, ये मेरा विचार है, जो मूल शब्द अंग्रेजी का है उसका उच्चारण अंग्रेजी में फॉन्ट है, फॉन्ट है। तो हमारे यहाँ फ की ध्वनि है, फ की है ही नहीं, तो वो उर्दू से है या कहीं से भी है, क्योंकि फोनेटिक्स के हिसाब से उच्चारण फ है, इसलिए उसके नीचे अनुस्वार लगाएंगे तो मूल उच्चारण यथावत रहेगा। और चूंकि हिंदी की बात है तो हम जैसा सुनते हैं वैसा ही लिखते हैं, वैसा ही बोलते हैं और फिर वैसा ही फिर लिखते हैं। तो अगर हम वो अनुस्वार हटा देंगे तो फॉन्ट का फॉन्ट हो जाएगा और फिर वो गलत हो जाएगा। इसलिए ऊपर वो जो अर्धचंद्राकार मात्रा है वो ठीक है, ट के साथ ण जो आधा है वो ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मूल उच्चारण है फोनेटिक्स के हिसाब से वो फ है। तो इसलिए हालांकि वो शब्द अंग्रेजी का है, वहां से आया है, उच्चारण अरबी फारसी का नहीं है, पर नुक्ता वहां भी लगना चाहिए क्योंकि उच्चारण फिर यथावत सही रहेगा। मेरा निवेदन इतना ही है, बाकी आप लोग विद्वान हैं। पर मेरा आपसे निवेदन है कि कंडोम में न करेंगे तो कंडोम बोलेंगे क्या? देखिए, मूल जो मैं ये बता सकता हूँ, जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि हर जो वर्ग है, कवर्ग चवर्ग टवर्ग जितने भी वर्ग है हमारे, उसका जो आखिरी शब्द, जो आखिरी अनुनासिक जो उच्चारण है वही आएगा जब आधा उच्चारण, आधा जब उसकी मात्रा लगेगी तो आधा जब उच्चारण होगा। बाकी हम लोग उच्चारण, जैसे मैं अपना एक अनुभव बताऊं, मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी था, तो मुझे मेरे हिंदी के जो अध्यापक थे उन्होंने क्षत्रिय में, क्षत्रिय जो आज का क्ष और छ का बड़ा उच्चारण का भेद चलता है, तो सर ने मुझे, मैंने उसको कक्षा लिखा था और नहीं, क्या शब्द मुझे नहीं ख्याल आ रहा है, मैंने क्ष लिखा था क्षत्रिय का और सर ने उसको अच्छा आधा च और छ लिखा था और उन्होंने काट के मुझे क्लास से बाहर कर दिया कि तुमने गलत लिखा है, क्ष नहीं होगा, ये आधा च और छ होगा। तो जब अध्यापकों की यह स्थिति है तो जो बात जहां है वो वहां पे है। तो इसलिए उच्चारण हम लोग, अभी उदय सर कह रहे थे, कई जगह हम उच्चारण बिल्कुल गलत करते हैं, और चूंकि हिंदी की विशेषता है कि हम जो लिखते हैं, जो वही पढ़ते हैं, वही बोलते हैं और फिर वही लिखते हैं, तो गलतियां फिर दोहराती चली जाती हैं। इसलिए वो शब्द कुछ भी हो, जब अभी वैजयंत सज्जन ने उसका नाम लिया, हम प्रहलाद है या ब्रह्मा है, जितने भी शब्द हैं, हर जगह किस शब्द को कैसे लिख रहे हैं, वो लिखने का एक तरीका वो अलग चीज है, और जो शुद्ध उच्चारण है वो जब तक करते रहेंगे तब तक कोई सुविधा नहीं आएगी। एक बात और, हिंदी का मूल चूंकि संस्कृत से है, इसलिए जहां भी समस्या होगी तो हमको मूल संस्कृत में जाके खोजना पड़ेगा कि ये मार्गदर्शन कहाँ से आ रहा है, तभी हम हिंदी को बचा पाएंगे, नहीं तो ये घाल मिल में धीरे धीरे सब चीज मरता चला जाएगा।
देखिए मधु वर्मा जी लिख रही हैं कि ऑफिस के नीचे भी फ के नीचे नुक्ता लगाया है। अब ऑफिस शब्द भी अंग्रेजी का है, यदि हम वैसा ही लगा रहे हैं तो फिर आपके अनुसार हम फॉन्ट के नीचे भी नुक्ता लगा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम जैसा लिखते हैं वैसा पढ़ते हैं, जैसा पढ़ते हैं वैसा बोलते भी हैं। तो यदि सभी विद्वत जनों की राय हो तो जैसे अभी उन्होंने ऑफिस शब्द लिख कर भी बताया अभी चैट बॉक्स में, तो मुझे लगा कि उस हिसाब से तो उसमें आना चाहिए। हालांकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि ऑफिस के नीचे मैंने तो आज तक कभी नुक्ता देखा नहीं है। नहीं ये पहली बार ये तो देखना हो रहा है कि अंग्रेजी का ये सब शब्द जो है ऑफिस, उसको हम नुक्ते से प्रयोग मैंने तो पहली बार ये। हाँ मैं भी वही कह रहा, मैंने अभी तक तो देखा नहीं है। लेकिन मैंने कई जगह देखा है सर, लेकिन मैंने कई जगह देखा है कि जहाँ पे भी अंग्रेजी का शब्द हिंदी में लिखा जाता है तो जहाँ आवश्यक हो वहां पर नुक्ता का प्रयोग होता है। और कई समर्थन भी किया है। ऐसे एक चीज मैं बताऊं, आप अगर उत्तर प्रदेश के लखनऊ और कानपुर के आसपास जाइए तो नुक्ते का बहुत प्रयोग पाएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ चले जाइए कोई नुक्ते का प्रयोग ही नहीं करता किसी भी चीज में। मैं तो पूरा बचपन वहां पढ़ा हूं, हमने जिंदगी में कभी नुक्ता नहीं देखा। जब आकाश मेरा ट्रांसफर कानपुर हुआ तो वहां बिना नुक्ते की कोई चीज बोलते नहीं थे, तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हुई। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है सर कि हमको अगर हम फोनेटिक्स को ध्यान रखेंगे, क्योंकि हिंदी और संस्कृत का जो मूल है वो फोनेटिक्स से आता है और हमारी ध्वनियां वहां से आती हैं, लिखना भी वहीं से है। तो अगर हम फोनेटिक्स को, जैसे मूल भाषा में जो उच्चारण है, जो हिंदी की विशेषता है कि जो हिंदी या संस्कृत भाषी है वो किसी भी भाषा को बिल्कुल वैसा का वैसा ही हुबहू बोलना, लिखना, सीखना, पढ़ना सीख जाता है। वो विशेषता अगर कायम रखनी है तो हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ये मेरा निवेदन इतना सा है। नितिन विश्वनाथ जी कुछ बोलना चाहते हैं? ऋषि जी, ये योगेश भैया की बात अच्छी है और मेरा निवेदन है आप सभी से कि अभी इस चर्चा को यहाँ विराम दें और धन्यवाद प्रस्ताव की ओर बढ़े। ये और अच्छा है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं सर प्रणाम। पंकज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर प्रणाम सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आदरणीय श्री माली जी का मोबाइल नंबर अगर हम लोगों को मिल जाता तो हम लोग कभी चर्चा कर लेते। मैं बिल्कुल बिल्कुल जरूर मैं दे देता हूँ, है ना। ओके सर, या वर्मा जी से भी मिल जाएगा। जी मिल जाएगा अवश्य अवश्य। चैट बॉक्स में अगर लिख दिया जाए। थैंक यू सर। मैं आज हमारे यहाँ BL अच्छा साहब नंबर भी मिल जाता, नहीं सुना नहीं दे रहा। मधु जी आपकी आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही, स्पष्ट आवाज नहीं आ रही है। जी बोलिए मैडम। सर मैं मैं उदय सर का भी चाह रही थी कि उनका भी नंबर मिल जाता तो हम उनसे व्यक्तिगत भी बात कर सकते हैं कुछ बातों पे कि अभी मैंने अपना नंबर इधर चैट बॉक्स में लिख दिया सर, जो मैं पूछना चाह रही थी लेकिन आप टाइम नहीं सर, मेरा नंबर आप लोग नोट कर लीजिए 9769269266 97। सर ने चैट बॉक्स में अपना नंबर दे दिया, वहां से कॉपी कर लीजिए। चैट बॉक्स में नंबर दे दिया, ईमेल दे दिया और वहां पर अपना मैं दोबारा इसे पोस्ट कर दे रहा हूँ आप सभी की जानकारी के लिए। वैसे जो लोग लिख सकते हैं लिखिए 9769266277 9769266277। जी सर, अगर थोड़ा सा टाइम है तो सर एक बात पे चर्चा हम कर सकते हैं। ये हम संचालक महोदय पूछिए वो क्या चाहते हैं उसी के अनुसार, क्योंकि मैं सब अनावश्यक उसमें प्रवेश न करूं। मैं पहले आपकी की तरह एक निमंत्रित हूं। मधु जी ये चर्चा ये केवल थोड़ी देर की चर्चा नहीं, हम इसका एक पूरा सत्र कराएंगे। अभी जैसा कि मुनिंद्र सर ने कहा है कि हम एक ऐसे परिचर्चा का सत्र का आयोजन करेंगे, उस दौरान आप सारे प्रश्न और जो भी आपकी मन में जो भी संशय रहेगा हम वहाँ पे वो आपकी डाउट्स सारी क्लियर करेंगे। तो अभी यही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि समय भी काफी हो चुका है और मुझे लगता है कि पर्याप्त प्रश्न भी हैं, क्योंकि प्रश्नों का तो ऐसा है कि लोग उनके मन में प्रश्न बहुत हैं और उनका सभी एक ही सत्र में उसका समाधान करना भी संभव नहीं है। जैसे कि हम प्रयास कर रहे हैं कि हम एक केवल प्रश्न सत्र ही आयोजन करें, तो उसके लिए हमारी टीम काम कर रही है। हम उस पर बहुत जल्दी आप लोगों को इसकी सूचना देंगे। तो अब यही कार्यक्रम काफी बहुत सफल रहा और इसके लिए मैं सबसे पहले तो शिमाली सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जी
मुझे दुख इस बात का है कि आपने शुरुआत में एक नियम डाला था कि जो बोलेंगे वो हाथ उठाएंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो भी सज्जन बोल रहे हैं वो घुसकर ही बोल रहे हैं। और मैंने हाथ उठाया तो मुनिंद्र जी ने नोटिस किया था, पर उनकी चर्चा को हमारे किसी मित्र ने तवज्जो नहीं दी। तो मुझे लग रहा है कि बिना बोले तो 1.5 घंटे का मसाला है भाई, आपने 1.5 घंटे बैठाया है तो एक शब्द तो बोलकर ही जाऊंगा, ऐसे तो जाऊंगा नहीं। एक शायरी आपकी हो जानी चाहिए। नहीं, शायरी नहीं, आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि मित्रों देखिए, नुक्ते का जो प्रश्न है ये सिर्फ अपना उर्दू ज्ञान बघारने का एक तरीका है हिंदी में। नुक्ते की हिंदी में कोई जरूरत नहीं है, हम संदर्भ से उसका अर्थ ले लेते हैं। मैंने अपने जीवन में आज लेखन में नुक्ते का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन अब राजभाषा विभाग में है, हिंदीतर व्यक्तियों से, अधिकारियों से, विद्वानों से बातचीत होनी है और हिंदी में ये ध्वनियां आई हुई हैं। जैसा कि योगेश राज जी ने बहुत अच्छा कहा कि जो ध्वनि है उस ध्वनि के अनुकरण के हिसाब से हमें वर्तनी लगानी है, उसमें हिज्जे डालने हैं। तो और श्रीमाली जी ने अपनी चर्चा के दौरान कहा कि उर्दू में नुक्ता नहीं है, हम बिंदी लगाते हैं। नहीं सर, उर्दू में नुक्ता है, और उर्दू अगर आप सीखते हैं तो 2 शब्द उस्ताद बार बार प्रयोग करते हैं, एक कहते हैं सोसा और दूसरा कहते हैं नुक्ता। सोसा का मतलब हुआ कि सी को अगर उल्टा कर लिखें तो उस आकृति में फिर आप अलग अलग जगह पर बिंदु लगाते जाते हैं तो नुक्ता वो होता जाता है। जैसे उर्दू में आप ये देख लीजिए कि हिंदी से उसकी तुलना कीजिए कि बहुत सारी आकृतियां हैं जो एक तरह की हैं। ट ठ को ले लीजिए, द को ले लीजिए, द को नीचे डाल देते हैं तो पूंछ तो द बन जाती है, आधा छोड़ देते हैं तो ट बन जाता है, मिला देते हैं तो ठ बन जाता है, मूल में राउंड कर देते हैं तो ढ बन जाता है। तो उसी ढंग से उर्दू में अक्षरों के समूह हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे उदाहरण आपने कहा कि नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है, तो एक ही से 4 वर्ण लिखे जाते हैं, जीम चे हे खे। खे उसका उच्चारण है, एक में क में ह लगाकर ख लिखा जाता है खाना, और दूसरा खे से लिखा जाता है खालिस। तो ये खालिस वाला खे है, और उसी आकृति में अगर आप ऊपर में बिंदु लगाते हैं तो वो ख होता है, और नीचे बिंदु लगाते हैं तो ज होता है। तो खे वाव दाल अलिफ से खुदा हो जाएगा, जे वाव दाल अलिफ से जुदा हो जाएगा। इसीलिए नुक्ते की स्थिति आप अपने ज्ञान के अनुसार रख सकते हैं। बिना नुक्ते के हिंदी दौड़ रही है, दौड़ती जाती है, और मेरा ये अपना प्रयास रहता है कि नुक्ते के फेर में आप ना पड़िए। जहां तक अनुस्वार के सरलीकरण की बात है तो माननीय उदय जी से मैं इस बात पर सहमत नहीं हूं कि ये अहिंदी भाषियों के लिए रखा गया है। सामान्यतः भारत की सभी भाषाओं में पंचमाक्षर वर्ण से लिखने की व्यवस्था है। तमिल में गंगा में ग पर अनुस्वार की व्यवस्था नहीं है, आपको अंगा लिखना पड़ेगा। सारी भारतीय भाषाओं में व्यवस्था है। हमने सिर्फ लिखने में या टाइपिंग में सरलीकरण के लिए पंचमाक्षर को अनुस्वार में बदल दिया है, उसका यही एक कारण रहा और दूसरा कुछ भी नहीं रहा है। माननीय मुनिंद्र मिश्र जी ने बहुत अच्छा कहा है कि आप महीने में एक दिन ऐसा करें। आज हमारे मिश्र जी भी थे और एक अच्छा अवसर था कि मिश्र जी से मैं क्षमा याचना करूं रूबरू, लेकिन मिश्र जी शायद अगर मंच पर हों, शायद नहीं है, अगर हों, एक महीने में इस दिन का एक कार्यक्रम जरूर कीजिए जिसमें 3-4 विद्वानों को आप कथित विद्वानों को नहीं भी हो सकते जानकार को बैठाएं और झा जी की एक बीच में मैं थोड़ा समझ लूंगा, आपकी अनुमति चाहूंगा। झा जी ने क्योंकि कहा कि वो सहमत नहीं हमारी बात से। झा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि मैंने उससे इतर नहीं कहा, शायद वो आप नहीं सुन सके ठीक से। मैंने यही कहा कि हिंदी में जो पंचमाक्षर है वो किससे वर्ग तो हमारा तमिल से ही आया हुआ वर्ड हिंदी में, तो इसलिए। लेकिन तमिल के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं में जब सरलीकरण किया गया तो उस समय यही बात विद्वानों के ध्यान में थी कि चूंकि हिंदी भाषी प्रदेशों में इस तरह की सामान्य, तमिल को हो सकता है तमिल में ना हो,
लेकिन अन्य अन्य हिंदी केवल इन 4 भाषा क्षेत्रों में ही तो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है, अन्य क्षेत्रों में भी। दूसरी भाषा का उदाहरण दीजिए ना उदय जी, कौन सी भाषा की तुलना कर रहे हैं आप? मैं उसकी तुलना के आधार पर आपसे चर्चा करना चाहूंगा। ठीक है, तो हम लोग चर्चा कर लेंगे इस पर, अलग से चर्चा। इस मुद्दे को आगे न बढ़ाया जाए समय का के अनुसार, राजीव जी ने अलग से चर्चा कर लेंगे, लेकिन थोड़ा स्टिमुलस तो चाहिए ना, तभी तो रिस्पॉन्स की बात आती है। मनोविज्ञान का सीधा सा सिद्धांत है। वो सही है। आज राजीव जी ने ये सवाल किया था कि हम इसको बहुत लंबा जो खींचते हैं उसको एक अपने धरातल पे ही रखें। सिर्फ 1 मिनट का समय, क्योंकि बहुत सारे नियम टूट चुके हैं, तो डॉक्टर मधु वर्मा को के साथ अन्याय न किया जाए, अन्य विद्वानों को छोड़ा जाए। अभी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। डॉक्टर मधु वर्मा जी से निवेदन है कि वे अपना बहुत ही सूक्ष्म प्रश्न कोई रखना चाहे तो वो अपनी शंका पूरी कर लें। जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं थोड़ा सा मात्रा के बारे में पूछना चाह रही थी। जो नई वर्णमाला अभी केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने दी है सर, तो मैं सर क्योंकि पढ़ाती आ रही हूँ सर काफी सालों से, और थोड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बच्चों को तैयारी करवाती हूँ सर। ठीक है मैडम, तो आप जानते हैं सर मैडम मधु वर्मा जी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मेरा निवेदन है कि आप हम लोगों को एक मेल कर दीजिए कि आपके मन में क्या शंकाएं हैं, तो जब हम विद्वानों के साथ बैठेंगे तब आपकी बात को विस्तार से ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। मुझे एक आधा मिनट दे दें। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने ये नहीं कहा कि उर्दू में नुक्ता नहीं है, ये अरबी और फारसी भाषा से आई हुई एक ध्वनि है, और चूंकि उर्दू में भी उसी तरीके से लगाई जाती है जिस तरह से अरबी फारसी में लगाई जाती है, तो अरबी फारसी में से नुक्ता कहते हैं, तो उर्दू वालों ने भी वो शब्द की तरह जस का तस लेके हम लोग उसको उर्दू का नुक्ता कहने लग गए। श्रीमाली जी, उर्दू में 5 जय है, 5 हैं। जिम में सिर्फ बिना नुक्ते का है। जब उसको हम हिंदी में लिखते हैं तो एक ही ज से लिखते हैं नुक्ता लगाकर। वो सवाद जोआत भी हो सकता है, तो जोई भी हो सकता है, रे जे भी हो सकता है, दाल भी हो सकता है। ये 5 ज में से 4 ज अलग अलग ध्वनियों में मूल ध्वनिया ज के रूप में बोली जाती है, इसलिए हम उसे नुक्ता लगाकर लिख देते हैं। इसलिए उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है सर, प्लीज। लेकिन है उर्दू में नुक्ता, ये है मेरा कहना। बिल्कुल है, उर्दू में है, लेकिन नुक्ता से अक्षर बदलते हैं उस रूप में। चलिए हम ये मान लेते हैं कि इस अफसाने का वो खूबसूरत मोड़ आ गया जहां पर भी चला जा सकता है। जी बिल्कुल। धन्यवाद प्रस्ताव के लिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मुनीन्द्र मिश्र जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो धन्यवाद इस सभा को संबोधित करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करें। सभी उपस्थित आदरणीय विद्वज्जनों को बहुत धन्यवाद कि आज आप सब उपस्थित हुए। विशेष रूप से धन्यवाद अनंत जी श्रीमाली जी का। एक बहुत ही संक्षिप्त जो बोले कि बिंदु में दुनिया टिकी है, और उस दुनिया को उन्होंने हम सबके सामने लाए, जो व्याकरण की दुनिया में किस प्रकार बिंदु का प्रयोग है, और बहुत संक्षिप्त जो बिंदु होता है उसको विभिन्न रूपों में उन्होंने हमारे सामने रखा, और बहुत सी बातें स्पष्ट हुई। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत विद्वानों ने जो योगदान दिया, तो वो बिंदु पे बिंदु जुड़ते हुए एक बड़ा स्वरूप बना दिया इस व्याख्यान का। और हमारे साथ आछा साहब जुड़े रहे, हमारे साथ उदय कुमार सिंह जी जुड़े रहे, वरुण सर हैं ही हैं, हमारे साथ वनामा साहब हैं, हमारे साथ झा साहब हैं, रंजीत जी हैं, और बहुत सारे विद्वान, मधु जी हैं, सारे विद्वान जुड़े हुए हैं। मैं नाम किनका लूं, लेकिन जितने भी विद्वान जुड़े हैं, योगेश जी ने बहुत अच्छी को आगे बढ़ाई, तो सभी कोई आप सबने मिलके इस चर्चा को सार्थक किया है। ये जो चर्चा है, हम नए सिरे से क्या सोच सकते हैं, ये आप सब लोगों के फीडबैक से हमको मिलता है। और राजीव भाई ने एक फीडबैक फॉर्म शेयर किया है, उसमें आप अपनी चीजों को रखिए, क्योंकि जिस समय हम 4 विद्वानों को बैठा के और एक डिस्कशन का रूप लेंगे या परिचर्चा का रूप लेंगे, तो हमको पहले से मुद्दे चाहिए। ऐसा नहीं कि हम वहां पे
बोल दें कि हमारे झा साहब कोई मुद्दा उठा लें, फिर उदय सिंह साहब कुछ मुद्दा उठा लें, और हमारे मिश्रा जी हैं या गोस्वामी जी हैं या वरुण सर हैं या अन्य विद्वान हैं जो भी हैं, वो अलग अलग मुद्दे उठा लें, ऐसा नहीं, एक मुद्दे पे चर्चा हो, उस मुद्दे को 4 विद्वान हमारे सामने रखें। तो इस रूप में हम चीजों को महीने में एक बार लाने की कोशिश करेंगे। ये बाकी तो श्रृंखला चलती रहेगी, और आप सबसे निवेदन है अच्छे विद्वानों के बारे में हमें जानकारी दीजिए, जो भाषा विज्ञान या व्याकरण से जुड़े हुए अच्छे विद्वान हैं, क्योंकि आपकी दी हुई जानकारी, हम लोग बहुत बड़े ज्ञाता नहीं, हम तो 4-5 मित्र हैं जो राजभाषा को लेकर कुछ करने की लालसा लेके आगे बढ़े हैं। हम इन 5-6 मित्रों के प्रयासों को सार्थक दिशा आप सब देंगे, और इसी सब में लगे हैं। तो आज आप सब लोग एकत्र हुए और बहुत ही सुंदर चर्चा हुई, और सच कहूं तो इतनी अच्छी, मतलब इतना अच्छा समूह हमारे साथ है, उसके साथ चर्चा सुनना, जो झा साहब ने बोला कि जो इसका रस है उस रस को खत्म करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन राजीव भाई का भी ये सही है कि अगर हम इसी तरह से अनियंत्रित रूप से आगे बढ़ते रहेंगे तो चीजें हमारी स्थायी रूप से वो स्वरूप नहीं पकड़ेगी जो हम चाहते हैं। इसलिए नियंत्रण भी कुछ जरूरी है, और इस नियंत्रण की क्रिया में राजीव भाई सक्षम है और उन्होंने चीजों को नियंत्रित किया है। तो भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नितिन का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संचालन रहा। और राजेंद्र भाई की तो बात निराली है, शुरू में ही आनंद जी ने बता ही दिया था। तो और अगले सप्ताह का जो व्याख्यान है वो अभी राजेंद्र जी ने शेयर किया था। डॉक्टर प्रभाकर सिंह हैं BHU से, और भाषा वैज्ञानिक हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं व्याकरण के, और व्याकरण से जुड़ा हुआ जो पक्ष है उनको सुनना सचमुच विशिष्ट होगा। आप आइएगा, आप सब इस पे सुनेंगे। और उसके बाद हमारे पास बहुत सारे विद्वान हैं। आज उदय जी से संपर्क हुआ, आच्छा साहब भी आज हमारे साथ जुड़े थे। आच्छा साहब को सुनना भी विशिष्ट रहेगा, उदय जी को सुनना भी विशिष्ट रहेगा, ये क्रम चलता रहेगा। और बहुत सारे विद्वानों को हमको दोबारा सुनना है। झा जी की बात हुई थी, आगत शब्दों का जो व्याकरण है उसके बारे में झा जी को हमको सुनना था। वरुण सर के बहुत सारे मुद्दे हैं, वो वरुण सर ने स्पर्श कर दिए हैं। स्पर्श किए हुए मुद्दे को विशिष्ट रूप से हमको उन पर केंद्रित होकर सुनना है। और हमारे योगेंद्र नाथ मिश्र जी का तो कुछ कहना ही क्या, बहुत सारे मुद्दे लिखित रूप में हमारे राजभाषा परिवार जो समूह है हमारा फेसबुक का, जिसमें 4500 से अधिक सदस्य हैं, उसमें उसके बहुत सर्वाधिक सक्रिय हमारे अनुदेशक हैं। समझिए कि हमको बताते हैं कि हिंदी में किस रूप में व्याकरण आगे बढ़ रही है, व्याकरण क्या हो सकता है, इतने अच्छे ढंग से बताना ये वो योगेंद्र नाथ जी के द्वारा ही संभव है। और भी बहुत सारे मुद्दे आते हैं, और ये सब हम आप एक दूसरे के साथ करते हैं। आप सब जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से आप लोग हमारे इस चीज को देखेंगे, और इस श्रृंखला में हम 250 लोग जुड़ सकते हैं। प्रयास कीजिए आप लोग भी कुछ कि हम इस संख्या को 250 की संख्या को स्पर्श करें, ताकि हमारा व्याकरण के प्रति जो हम प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास को ला सकें। हम 50 लोग मिलके भी चर्चा करेंगे तो चर्चा रहेगी, लेकिन अगर 250 वो करेंगे तो वो व्याकरण की जो चर्चा है वो उसमें योगदान बढ़ेगा। तो योगदान बढ़ाने में आप सब सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। नितिन। धन्यवाद। धन्यवाद जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं, और हम अगले सप्ताह 23 तारीख को इसी मंच पे मिलेंगे। और रावत जी ने ठीक 8:30 बजे नमन का संदेश दे दिया, भाई अब माइक बंद करिए सभी। लेकिन सर जाते जाते पब्लिक की डिमांड है। नमस्कार झा साहब, एक शेर हो जाए आपकी और रावत जी। ये पब्लिक डिमांड है सर, ये पब्लिक ये सब जानती है, और पब्लिक डिमांड है कि आप जो है गागर में सागर आप ही भर सकते हैं। तो आप अपनी पंक्ति के साथ गागर में सागर करिए। 2 मिनट अनौपचारिक रहने दीजिए। झा जी भी हमारे परम मित्र है, ऐसी बात नहीं है कि झा जी, हमारे विचार भिन्न हो सकते हैं,
लेकिन झा जी का भी विचार सर विचार भिन्न नहीं, विचारों में समानता है, पर विषय को लेकर भिन्नता हो सकती है, अध्ययन को लेकर भिन्नता हो सकती है। झा जी का भी सत्र आप लोग रखिए। झा जी भी बहुत नहीं, झा जी का सत्र हो चुका है, लेकिन आगे फिर होगा। यूट्यूब में उपलब्ध है सर, यदि आप देखना चाहें तो हमारे अभी मैं फिर निवेदन करूं जानकारी देना चाहता हूँ। उदय सर, विश्वनाथ जी, नितिन जी, प्लीज बात सुनिए। दुष्यंत का शेर है कि थोड़ी आंच बची रहने दे, थोड़ा धुआं निकलने दे। ठीक है, कल देखना इसी बहाने कई मुसाफिर आएंगे। चलिए फिर मुलाकात होती है, अगली बार के लिए विदा लो सभी को, नमस्कार। लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो राजीव जी, कहीं ऐसा नहीं हो कि जली हुई कुछ लकड़ियां इधर, टूटे हुए कुछ तनाव उधर, जली हुई कुछ लकड़ियां इधर, टूटे हुए कुछ तनाव उधर, न जाने कितने कारवां गुजरे हैं इस मकाम से। लगता है वरुण सर भी जवाब देंगे आपके उसके। झा सर की तरफ से भी एक जवाब आएगा। गीली थी लकड़ियां, माचिस भी भीगी थी, गीली थी लकड़ियां, माचिस भी भीगी थी, आग लगी कैसे थी पहले यह बताइए। अरे वाह नहीं, आग लगाने में दुनिया तेज है। देखो देश में क्या हो रहा है, आग तो लगी रही है। चलिए ठीक है, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। सभी को नमस्कार। नमस्कार, शुभ रात्रि। सभी को नमस्कार। झा सर नमस्कार, उदय सर नमस्कार, आप सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। काफी अच्छा लगा उदय जी, आपका मुस्कुराता चेहरा देखकर काफी अच्छा लगा। खबर बहुत नहीं मिली थी, खबर मिली थी आपको हमारा नमस्कार। हम तो कहे ना कि आपको मैं देख नहीं सभी का अभिनंदन। आपकी आवाज सुनी तब मुझे लगा कि अरे आप भी यहाँ पर है मौजूद। तो ये तो मैं मित्र अपने माली जी की ही कृपा मानूंगा कि उन्होंने मुझे आपसे भी आज मिला दिया बहुत दिनों के बाद। माली है ना उसके आगे श्री भी लगा लिए हैं। संपत्तिशाली माली हैं। जानिए कि भाई राजभाषा विभाग मुंबई के ये 2 महारथी हैं, और ये केवल हम लोगों के परिचित ही या मित्रवत ही नहीं है, बल्कि बहुत ही झाजी भी बहुत अच्छे जानकार व्यक्ति हैं। तो हम लोगों को इनका लाभ, अब जैसे इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन जो दक्षिण भारतीय भाषाओं का, मेरा नहीं है, मैं स्पष्ट आपको कहता हूँ, लेकिन इनसे हम नहीं सर उदय जी थोड़ा सा जस्ट 1 मिनट में सिर्फ कहना चाहता हूँ कि ये जो अनुस्वार को हमने, पंचमाक्षर को हमने अनुस्वार से बदल दिया है, ये बड़ा घालमेल किया है सर। भारत की सभी भाषाओं में, बंगला में, असमिया में, उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में, मलयालम में, हर जगह पंचमाक्षर का प्रयोग। राव गारो हमारे बैठे हुए, राव गारो बताइए तेलुगु में क्या कर रहे हैं? मैंने कुछ पर लिखा राव गारो बताइए तेलुगु में क्या कर रहे हैं हम लोग? डॉक्टर साहब नमस्कार। आपकी अंतिम टिप्पणी सर। शायद लगता है कि बिल्कुल मौन रह जाऊं तो कहीं के लिए मौन रह जाऊंगा, लेकिन जो बात अभी अनुस्वार के संदर्भ में इतनी बड़ी चर्चा हुई और अभी भी ये चर्चा उधर आ रही थी, उसमें अंतिम बात ये जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि हिंदी पढ़ाने लिखाने का जो आपका अनुभव है, कुछ अनुभव हम भी अपने इस कार्यशाला और अन्य कारणों से पाते हैं। दरअसल अनुस्वार की वजह से हमें कई बार पढ़ाने में दिक्कत होती है। बंगला भाषी क्षेत्र में मैं रहा हूं लंबे समय तक। बंगला में सारे पंचमाक्षर उनके लिखने में मौजूद है, उच्चारण में तो और ये पंचमाक्षर है। जब उन्हें मैं कहता हूँ इसकी जगह अनुस्वार लिखो तो बोलते ऐसा क्यों है सर? पंचमाक्षरों की देवनागरी लिपि या जिस तरह से ये बिहेव करती है, आचरण करती है, उनके वर्तनी भी बहुत कुछ मिलती है। इसमें अगर हम बंगला में पंचमाक्षर का प्रयोग है और हिंदी में कहते हैं कि इसकी जगह अनुस्वार लिखो, तब उन्हें दुविधा होती है। अपनी भाषा के लिपि से जो कोरिलेट करके चलते हैं, वह अनुरूपता कहीं ज्यादा सहायक होती है पढ़ाने में, झलकाने में। पता नहीं सिर्फ टाइपिंग की सुविधा के लिए जो यह प्रयोग किया गया, यह प्रयोग बड़ा घातक हुआ, चूंकि ये एक हिंदी के अलग फोनेम जो पिछली चर्चा में मैंने कहा, उससे ही लोप हो जाता है। जो मैंने अपने निर्देश में कहा था कि अगर भ्रम की संभावना ना हो तो अनुस्वार चंद्रबिंदु की जगह सिर्फ बिंदु का प्रयोग किया जा सकता है। उसमें कल्पना यही थी कि व्यक्ति को दोनों मालूम है। अब एक पीढ़ी गुजर गई तो वो तो इस विकल्प, दोनों स्थितियों को जान ही नहीं रहा है। वो तो हर जगह चंद्रबिंदु की जगह अनुस्वार लगाया जा रहा है।
चरण में मौजूद है। लिपिक स्तर पर ये बड़ा क्या कहें कि ये भाषा के साथ एक तरह का अन्याय हो गया इसमें। अब तो ये अकादमिक क्षेत्रों में, जैसा उदय कुमार जी ने कहा कि अकादमिक क्षेत्रों में इसे स्वीकृति नहीं मिली, ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ अकादमिक क्षेत्र से निकल के अगर पुनः राजभाषाई क्षेत्र में इसका पुनर्स्थापन हो सके तो बेहतर होगा। हिंदी पढ़ाने की दृष्टि से भी, हिंदी समझाने की दृष्टि से हो सकता है, इसलिए कि इस पर ऑलरेडी इस पर निर्णय हो चुका है और अभी बुक ट्रस्ट को, नेशनल बुक ट्रस्ट को भी वो आदेश उठ गया है कि जो सरकारी प्रकाशन है उसमें केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जो मानकीकृत किया गया है वर्तनी को, आप उसका आपके नेट पर उपलब्ध है, आप लोग लेकर के पढ़िए। उसमें वर्तनी के मानकीकरण में पंचमाक्षर को कहाँ पर प्रयोग करना है और कहाँ नहीं प्रयोग करना है, सारी बात देखिए। पंचमाक्षर के प्रयोग में जहां पर अनुस्वार को विकल्प बना दिया गया था उसने ये स्थिति पैदा की है दुविधा की। अन्य भाषा अब उसको मानती नहीं है, सरकार मानती नहीं है, इसलिए राजभाषा में उसका प्रयोग हम करते हैं। अच्छी बात है, ये सही दिशा में बढ़ाया जाने वाला कदम है। चूंकि चर्चा समाप्ति पर और राजीव जी ने बड़े अच्छे शेर का हवाला दिया उन्होंने, मैंने उस शेर की, बल्कि क्या दुष्यंत मेरे बहुत प्रिय है, दुष्यंत की गजलों का आधे घंटे का दूरदर्शन पर हमने कार्यक्रम भी दिया था और तो मैंने कुछ उनकी गजलें गाई भी थी। तो स्वागत है सर, स्वागत है। स्वागत नहीं, लेकिन स्वागत है सर। यह जो शेर उन्होंने कहा ना, ये उन गजलों में है जिसकी मैंने धुन भी बनाई, जिसको मैं गाता भी था। इसका एक शेर से मैं अंत में करूंगा। हौले हौले पांव हिलाओ, जल सोया है छेड़ो मत। हौले हौले पांव हिलाओ, जल सोया है छेड़ो मत। हम सब अपने अपने दीपक यहीं सिराने आएंगे। तो अगले सप्ताह में फिर हम अपने अपने दीपक के साथ यहाँ पर मौजूद हुए। अब जल को ज्यादा हम लोग न छेड़े और विदा लें। धन्यवाद। ओके, बढ़िया, धन्यवाद 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 जी। बहुत